Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we have our ninth lecture. हमने जो last time जो topics discuss किए थे उसी की continuity में आज हम आगे बढ़ते हैं. So हम अगर बात करते हैं कि लास्ट टाइम जैसे हम टीम तक आके हमने डिस्कस किया था, ग्रुप्स एंड टीम्स को हमने डिस्कस किया था और आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कि बेसिकली क्या होती है टीम. तो हम यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं कि टीम बेसिकली क्या होती है कि स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हु आर कमिटेड टू कॉमन मिशन. यू कैन सी जरा हाईलाइटर ऑन करूँ पॉइंटर. यस, committed to common mission, performance goals, and approach for which they hold themselves mutually accountable. Basically, you can see here that all the members of the team who have the same mission, who have the performance goals and approach for which they hold themselves mutually accountable. Mean to say that whatever they do, they all are mutual accountable. They all are equal accountable. कि सबसे बराबर पूछगछ की जाएगी कि what you do the right thing or the wrong. कॉमन सबका एक मिशन, हम एक टारगेट एक गोल के ऊपर काम कर रहे होते हैं और जो है एक गोल हमारा जो है वो एक होता है और एक ग्रुप ऑफ पीपल, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल जो है ये बेसिकली एक टीम जनरेट कर रहे होते हैं. अच्छा, हम अगर इसको मजीद थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, यू कैन सी द डेफिनेशन टीम. It breaks into the four words TEAM. T stand for together, E stand for everyone effort, A for achieve, and the M for more. Mean to say that together everyone or efforts achieve more. Mean to say that if the person works something or do something individually, it's quite difficult for the individual person to do everything. You always need a team, you always need a partner. ठीक है, अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते, अकेले हम सब कुछ नहीं कर सकते. सो जब भी कहा जाता है कि सक्सेस जो है हमको टीम वर्क से ही मिलती है. लाइक कोई क्रिकेट टीम कोई मैच जीत गई, कोई टूर्नामेंट जीत गई, तो कहा जाता है कि ये टीम वर्क था, इंडिविजुअली कोई भी कुछ नहीं कर रहा होता. ठीक है, किसी ने बैटिंग अच्छी की, किसी ने बॉलिंग अच्छी करी, किसी ने फील्डिंग अच्छी करी. तो एज सेम इन द ऑर्गेनाइजेशन यही हो रहा होता है कि जो टीम्स फॉर्म की जा रही होती हैं, तो उनको जो टारगेट्स दिए जा रहे होते हैं कि एक जो है मार्केट से डेटा कलेक्ट करेगा, एक जो है कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट करेगा, उसके बाद हम बाकी फिर मिलके काम करेंगे. अगर हम बात करते हैं आपकी, क्या आपको कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट दिया गया एंड आपका ग्रुप्स बना दिया गया, लाइक यू हैव 3 पर्सन इन द ग्रुप. द फर्स्ट पर्सन जो कि मार्केट किसी से और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से एक मीटिंग को लाइन अप कर रहा है, उसके बाद आप तीनों वहाँ पे मिलके जा रहे हैं, उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट यू मेंटेन, यू डेवलप और यू क्रिएट रिपोर्ट. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि टुगेदर एवरीवन अचीव मोर. ठीक है, हम एक दूसरे के साथ मिलके ज्यादा से ज्यादा सक्सेस ले रहे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम जो है एक जिसे कह सकते हैं कि अचीव हम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे होते हैं. तो बेसिकली ये एक मकसद होता है टीम बिल्ड करने का, कि टीम वर्क. अच्छा, यू कैन सी द स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट. हमारे पास यू कैन, आप देखते हैं कि कुछ यहाँ पे टर्म्स दी गई हैं, इनको भी हम वन बाय वन देखते हैं कि फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग. बेसिकली एक जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक टकमैन्स स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट ये कहलाता है. और ये बेसिकली 1965 में जो है एक टकमैन, ब्रूस टकमैन के नाम से एक साहब थे जिन्होंने इसको दिया था, कि जिसमें फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग मॉडल्स जिसके अंदर शामिल थे. अब ये क्या होते हैं इनको हम अभी वन बाय वन हम देखते हैं. यू कैन सी स्टेज ऑफ ग्रुप टीम डेवलपमेंट के प्रेस्टेज. ठीक है, स्टेज 1 क्या है? फॉर्मिंग. स्टेज 2 नॉर्मिंग. The stage 3 is forming, storming. The stage 3 is norming. Stage 4 is performing, and the stage 5 is adjourning. ये होते क्या हैं, इनको अब हम वन बाय वन देखना स्टार्ट करते हैं. हम बात करते हैं फॉर्मिंग की. सबसे पहले
ठीक है, हम सबसे पहले फॉर्मिंग की बात करते हैं कि फॉर्मिंग बेसिकली क्या होती है। कि characterized by great deal of uncertainty about the group purpose, structure and the leadership. Basically, at this stage, we just form a team. We gather a different people फॉर आवर टीम। ठीक है, हम लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, हम वहाँ पे लीडरशिप तलाश कर रहे होते हैं। मेंबर्स आर ट्राइंग टू डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, कि किस किस्म का लोगों का बिहेवियर है, किन लोगों को शामिल किया जाए। कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि हमने उसको टीम में शामिल कर लिया और क्योंकि शॉर्ट टेम्पर होने की वजह से फिर हमें बहुत ज़्यादा लॉसेस भी बेयर करने पड़ सकते हैं। ठीक है, हम माइट बी पॉसिबल कुछ सेल्स टीम की बात करें, वो कस्टमर की बात को बर्दाश्त नहीं कर सका, कस्टमर ने कुछ बोल दिया तो we lose our customer। ठीक है, ये मार्केट में हमारा नाम खराब करेगा। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर अगर हम एक बात करें कि members are trying to determine what type of, अच्छा ठीक है, stage is complete when members have begun to think of themselves as part of a group। तो हमने एक गैदर कर लिया, एक टीम बिल्ड कर ली। आफ्टर दैट अब हम काम करने की तरफ जाएंगे। अभी हमने काम स्टार्ट नहीं किया है, हमने अभी एक टीम को बिल्ड किया है, हमने एक टीम बनाई है और उस टीम से हम अब हम काम लेना स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दैट जब हम बात करते हैं स्टॉर्मिंग की, तो बेसिकली स्टॉर्मिंग जो है एक बहुत ही एक क्रिटिकल मॉडल है। एक बहुत ज़्यादा एक जिसे कह सकते हैं हम कि एक इम्पोर्टेंट एक थिंग है कि जिसमें हम देख रहे होते हैं कि यू कैन सी कि मेंबर्स एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ग्रुप बट देयर इज रेजिस्टेंस टू constraints on individually, very high conflict over who will control the group। there is a conflict कि एक लीडरशिप का भी एक हम जैसे कह सकते हैं कि एक वहाँ पे एक कह सकते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट होती है कि who's going to be our leader। ठीक है, हम इसके अंदर एक बात ये कर सकते हैं लाइक कि it's a most difficult and critical stage to pass through। It is a period marked by conflict and competition as individual personalities emerge। Team performances may actually decrease in this stage because energy is put into unproductive activities। मतलब हम जब कॉन्फ्लिक्ट्स में देखें, द थिंग इज कि जब हम कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर उलझ जाते हैं तो वहां पे फिर टीम वर्क खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हो ये रहा होता है कि हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए सोच रहा होता है कि मैं इससे आगे निकल जाऊं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा एक टास्क जो हमको असाइन किया गया होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा होता है और हम यहाँ पे जो है एक जब लीडरशिप फ्लॉ पैदा हो गया तो एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाता है कि जब हमारे पास लीडर मौजूद नहीं है तो हु कैन गाइड अस। एक गाइडेंस मुझे लीडर का एक क्या काम है कि वो दे जस्ट प्रोवाइड द गाइडेंस टू देयर सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, when complete there will be a relatively clear hierarchy of leadership within the group। अच्छा, in storming stage people start to push against the established boundaries। Mean to say that the people, mostly peoples are playing outside the boundaries, the limits getting set for the people, लोग उसको क्रॉस करने लगते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फ्रिक्शंस की, जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर बात करी, कैन आल्सो अराइज बिटवीन टीम मेंबर्स एज देयर the true character and their preferred way to working surface and clash with other people। एक दूसरे के साथ क्लैशेस कॉन्फ्लिक्ट्स ये पैदा होना शुरू होते हैं, बदमजगी पैदा होना शुरू होती है एंड दिस विल इफेक्ट आवर टास्क और द टारगेट और गोल। तो बेसिकली यहाँ पे क्योंकि स्टॉर्म की अगर हम बात करते हैं ना, स्टॉर्म की, तो स्टॉर्म के अगर मैं अगर उर्दू में अगर इसके मीनिंग्स की बात करता हूँ तो हम ये कह सकते हैं कि स्टॉर्म बेसिकली तूफान। तो बेसिकली ये एक तूफान ही लेकर आ रहा होता है कि दैट विल डिस्टर्ब अवर गोल और द टारगेट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन पैदा हो रही होती है एंड एट दैट स्टेज वी हैव रिक्वायर्ड द लीडर। हमको लीडर की उधर रिक्वायरमेंट होती है कि जो कि उनको कंट्रोल कर सके, उस ग्रुप को कंट्रोल कर सके, सबको गाइड कर सके। ये एक बेसिकली एक बड़ी एक अहम जो है जिसे कह सकते हैं हमारे पास सिचुएशन उस वक्त यहाँ पे अराइज होती है। आफ्टर दैट द थर्ड मॉडल इज नॉर्मिंग। नॉर्मिंग लाइक के वन इन विच
वन इन विच क्लोज रिलेशनशिप डेवलप एंड द ग्रुप डेमोन्स्ट्रेट कोहेसिवनेस, ठीक है, कि एक रिलेशनशिप बिल्ड होना भी स्टार्ट हो गया है, लाइक द पीपल वर्किंग टुगेदर, दे मैच, दे रीड each other minds, अंडरस्टैंड देमसेल्फ, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। देयर इज नाउ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी, लाइक हम अगर ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बेस्ट टीम के अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, उसके बाद जो है बेस्ट एम्प्लॉय के अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, कि एक टीम वर्क से एक हमने टारगेट को अचीव किया, लाइक कि हाईएस्ट सेल हमने इस क्वार्टर में अचीव की है। हाईएस्ट सेल हमने अचीव की, तो कैसे अचीव करी? विद द हेल्प ऑफ टीम वर्क। हमने टीम वर्क की बेस पे जो है इसको अचीव किया है। अच्छा, इस स्टेज के अंदर द टीम गेटिंग रियली स्टार्ट द वर्क, ठीक है, वो एक काम करना स्टार्ट कर चुके होते हैं, वो एक ट्रैक पे आ चुके होते हैं, ठीक है। जो उनको टारगेट दिए गए हैं वो टारगेट की अचीवमेंट की तरफ वो जा रहे होते हैं। अ, अ, अच्छा, इंडिविजुअल्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर वर्क हैबिट्स एंड एथिक्स एंड एवरीथिंग सीम्स मच मोर नेचुरल, ठीक है। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे की हैबिट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। हमको कुछ चीज बातों को इग्नोर करना पड़ता है, बियर करना पड़ता है। कुछ अगर मेरे अंदर कोई खामी है तो मैं उसको कोशिश करूंगी उस वक्त, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम शॉर्ट टेम्पर, तो मुझे उस वक्त जो है अपने आप को कंट्रोल रखना है, मुझे काबू में रखना है। कोई अगर ऐसी अनप्लेजेंट सिचुएशन कोई अगर पैदा हो रही है तो उस वक्त उसको मैं किस तरह से डील करूं, ठीक है। इफ माई टीम मेंबर मेड अ मिस्टेक, तो हाउ कैन आई कवर इट, ठीक है। मैं उसको कैसे कवर करूं, मैं किस तरह से उसको कंट्रोल कर सकूं उस सिचुएशन को। इसके अंदर हम ये चीजें देख रहे होते हैं। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस आर सेट एंड कोलैबोरेशन इज इन फुल स्विंग, ठीक है। एक कोलैबोरेशन के साथ हम काम कर रहे हैं ना, टीम की जैसे हमने बात करी थी इस जगह पे, कि टीम क्या है कि टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। तो हम यही यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि कोलैबोरेशन स्टार्ट हो गई है। विदाउट कोलैबोरेशन देयर इज नो वर्क, नो सक्सेस, ठीक है। सक्सेस की अगर हम बात करें तो वी रिक्वायर्ड द collaboration, ठीक है। अच्छा, stage is complete when the group structure solidifies and the group has assimilated a common set of expectations of what defines correct member behavior, ठीक है। everyone understand each other, ठीक है। यहाँ पे हम इस चीज को देख रहे होते हैं। आफ्टर दैट हम परफॉर्मिंग की जब बात करते हैं कि द स्ट्रक्चर एट दिस पॉइंट इज फुली फंक्शनल एंड एक्सेप्टेबल। परफॉर्मेंस जज की जा रही है, ग्रुप एनर्जी हैज मूव फ्रॉम गेटिंग टू नो एंड अंडरस्टैंड ईच अदर टू परफॉर्म, ठीक है। एक दूसरे से आगे बढ़ने, जाहिर सी बात है कि देखें, एक पॉजिटिव जेलसी की अगर हम बात करते हैं कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, दैट्स लाइक द पॉजिटिव जेलसी। क्या इससे क्या होगा कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं उससे बेहतर मजीद परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे क्या एक सबसे बड़ा फायदा हो रहा है, इससे सबसे बड़ा फायदा एक ये हो रहा है कि जो वो टास्क भी असाइन किया गया है, जो वो ग्रुप असाइन किया गया है, गोल असाइन किया गया है, मैं किस तरह से उस टास्क को, उस गोल को सक्सेसफुली अचीव करूं। द बिग थिंग इज, मैं उसको कैसे, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड जब तक नहीं करेंगे तो उस वक्त तक जो है एक वर्क एफिशिएंटली नहीं हो सकेगा। हम अपने जो एक जैसे कह सकते वर्क एफिशिएंसी नहीं आ सकती। अच्छा, for permanent work groups, performing is the last stage in their development. Sometime work groups made permanent for permanent purpose and sometime temporarily, कि मैंने एक इस वक्त एक टास्क असाइन किया गया था, इसको जी टेम्परेली हम जो है टीम फॉर्म करें एंड आफ्टर अचीवमेंट ऑफ सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ द टास्क हम जो है इस ग्रुप को खत्म कर देंगे, दैट्स एडजॉर्निंग, जो अभी हम लास्ट मॉडल में देखेंगे। बट इन द परफॉर्मिंग फेज हम इन तमाम चीजों को एनालाइज कर रहे होते हैं, हम परफॉर्मेंसेस को एनालाइज कर रहे होते हैं, हम इस चीज को देख रहे होते हैं कि जो एक गाड़ी ट्रैक के ऊपर आ चुकी है, हाउ स्मूथली रन, और वी कैन से कि किस तरह से वो स्मूथली चल रही है, ठीक है। एक विदाउट एनी हैजर्ड और हैजल फ्री स्टेज एक मेरे सामने आ चुकी है। अच्छा, members deal with complex tasks and handle internal disagreement in creative ways, like कि मैं compromise situation में आ चुका हूँ,
कि कोई अगर इस तरह का कोई एक सिचुएशन आ रही है कुछ कि मैं उसको हैंडल कर सकूं, ठीक है। जो टास्क है आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दैट टास्क, वर्क एफिशिएंट, वर्क इफेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी चैलेंज इज टू कंटिन्यू टू इम्प्रूव रिलेशनशिप एंड परफॉर्मेंसेस। द थिंग इज कि जब मेरी परफॉर्मेंस बेहतर, मेरी परफॉर्मेंस बेहतर किस तरह से हो सकती है, व्हेन आई हैव द बेटर रिलेशनशिप विद माय को वर्कर्स, ठीक है। इसी तरह से मैं अपनी परफॉर्मेंस को जो है बेहतर बना सकता हूँ ना। अगर मेरे रिलेशनशिप ही अच्छे नहीं है मेरे को वर्कर्स के साथ, मेरे सबऑर्डिनेट्स के साथ, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो मेरे साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। मैं एक शख्स को पसंद ही नहीं करता तो अब मैं उससे क्या कह सकता हूँ उसको, या मैं क्या उसको उसके साथ मिलके काम करूंगा। सो द प्राइमरी चैलेंज, अगेन दैट पॉइंट, प्राइमरी चैलेंज इज टू कंटिन्यू टू इम्प्रूव रिलेशनशिप एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, परफॉर्मेंसेस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगी। रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे तो परफॉर्मेंसेस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना, परफॉर्मेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी ना। मतलब एफिशिएंसी की तरफ में चला गया, मैं इफेक्टिवनेस की तरफ में चला गया। तो चीज यही है कि इस परफॉर्मिंग मॉडल के अंदर हम इस चीज को ही देख रहे होते हैं कि किस तरह से परफॉर्म किया जा रहा है। अच्छा, जो लास्ट है इसका जो कि हमने डिस्कस किया था, adjourning, that's the fifth stage. Basically adjourning क्या है, तो it refers to the team breaking up after the task has been completed. As I told you earlier कि कुछ टीम्स ऐसी होती हैं कि जो कि परमानेंट बनाई जाती हैं कि ये टीम एक परमानेंटली काम करेगी, और कुछ ऐसी कि जो एक टेम्परेरी बेस पे बनाई जा रही हैं कि आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ अचीवमेंट ऑफ टास्क द टीम विल एडजर्न। तो एडजर्निंग यही है कि टास्क को कंप्लीट करने के बाद उस टीम को खत्म कर देगी और नए टास्क की तरफ अब देखा जा रहा है, अब नए टास्क की तरफ देखा जा रहा है, ठीक है। हम इस चीज को देख रहे होते हैं कि यू कैन सी कि मैं अगर इसको थोड़ा सा बताऊं, ट्रांसफॉर्मिंग इन्वॉल्व्स द टीम नॉट ब्रेकिंग अप बट इंस्टेड मूविंग ऑन टू द अदर टास्क एंड ऑब्जेक्टिव फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। समटाइम्स ट्रांसफॉर्म किया जा रहा होता है, कुछ एड और लेस सिचुएशन होती है, ठीक है। ताकि नेक्स्ट टास्क के लिए हम लाइक मुझे कोई ऐसा टास्क असाइन कर दिया गया है कि जहां पे मुझे एक सॉलिड नॉलेज हो जिस शख्स को मार्केट की, मैं उसको टीम में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक मैं ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा हूँ। तो बेसिकली ये मेरा एक जिसे कह सकते हैं कि एक ये मेरी एक ऐसा मॉडल है कि जिसके अंदर मैं ये काम कर रहा होता हूँ। अच्छा, आफ्टर दैट मैं अगर बात करता हूं कि इश्यूज अंडर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टीम, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखता हूं, यू कैन सी हियर वी हैव द फोर थिंग्स, द फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग। एडजर्निंग को इतना ज्यादा इसमें ऐड नहीं किया जाता। दीज फोर मॉडल्स आर कंसिडर्ड इन द टकमैन थ्योरी और मॉडल। अच्छा, वी हैव द इंडिविजुअल इश्यूज एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव द ग्रुप इश्यूज। अच्छा, इंडिविजुअल इश्यूज में अगर मैं फॉर्मिंग की बात करता हूं तो मैं इंडिविजुअली एक बात करूंगा, हाउ डू आई फिट इन, मैं किस तरह से इनके साथ मैनेज करूंगा यार। दीज ऑल पीपल आर न्यू फॉर मी, आई एम वर्किंग विद देम फर्स्ट टाइम, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू वर्क विद देम। तो मैं इस तरह की चीजों को सोच रहा होता हूँ कि मैं कैसे काम करूंगा, मैं किस तरह से इनके साथ फिट होऊंगा। मुझे मेरे सीनियर्स के साथ एडजस्ट कर दिया गया, अब मेरे जहन में एक ये डर है यार मैं तो इनका जूनियर हूं, मतलब मैं इनके साथ कैसे काम कर सकूंगा। अच्छा, ग्रुप इश्यूज की अगर हम बात करते हैं कि व्हाई वी आर हियर, यार बिला वजह बुला लिया गया, हमें क्यों बुलाया, सर ने प्रेजेंटेशन दो ग्रुप्स की लेनी थी, बुला तमाम 70 स्टूडेंट्स को लिया, हमें क्यों बुलाया गया। नाउ दैट्स द मेन इशू अराइजेस इन द फॉर्मिंग मॉडल, ठीक है। कि इंडिविजुअल लेवल पे मैं सोच रहा हूं, इंडिविजुअल लेवल पे सिर्फ मैं सोच रहा हूं कि हाउ डू आई फिट इन, बट on the group level the biggest issue in the forming model is why we are here, हमें क्यों बुलाया गया है। the thing is कि अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी एक चीज क्या हुई, हम यहाँ पे स्टॉर्मिंग की तो बात करते गए, बट अगर मैं स्टॉर्मिंग के साथ ब्रेन लगा दूं, दैट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग, कि मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग जब कर रहा हूं तो उस वक्त मैं तमाम बातों को क्लियरली बता रहा हूं कि why we made that team, what's the reason behind to create that team or group. So if I clear all these things, that issue will vanish,
ठीक है, कि व्हाई वी आर हियर, ये सवाल ही नहीं पैदा होगा ना फिर कि व्हाई वी आर हियर। ठीक है, प्रॉपर देखें जो एक प्रॉपर, जैसे कहते हैं ना कि टीम वर्क की मुझे रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर टीम वर्क की जो मुझे एक रिक्वायरमेंट है, तो वो यहाँ पे आके इस चीज को मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं सेकंड मॉडल के ऊपर मूव करूं, दैट इज स्टॉर्मिंग। इंडिविजुअल इशू क्या है कि व्हाट्स माय रोल हियर, मुझे काम क्या करना है, मेरा रोल क्या है इन लोगों में, इतने लोग मौजूद हैं, कर लेंगे, मैं क्या करूं। अगर मैं एक क्रिकेट टीम की बात करता हूं, द क्रिकेट टीम कंटेन 11 टीम मेंबर्स ना, अब अगर फ्रॉम 1 टिल 11 ये एक टीम फॉर्म हो गई, अब मुझसे ये कहा गया, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये तमाम इस टीम के अंदर बैट्समैन भी मौजूद हैं, ऑलराउंडर्स भी मौजूद हैं, बॉलर्स भी मौजूद हैं, तो मेरा क्या काम है। द थिंग इज कि मैं अपने आप को अब तक जज ही नहीं कर सका कि मैं हूं क्या। ठीक है, मैं अपने आप को एनालाइज ही नहीं कर सका, एंड दैट्स द फेलियर फॉर मी। ये मेरे लिए फेलियर है ना, क्या कि मुझे यही नहीं पता कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या आता है। ठीक है, तो एक इस चीज को यहाँ पे जो है हमें इस चीज को, एक इशू को रिजॉल्व करना है कि व्हाट्स माय रोल। भाई माइट बी पॉसिबल कि मैं जो है एक आई हैव अ वास्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, मैं मार्केट का बंदा हूँ, मैं सेल्स साइड का बंदा हूँ, मुझे मार्केट का अंदाजा है, मुझे अपने क्लाइंट्स का पता है। ठीक है, ये एक हम इस चीज को जो है हम देख रहे होते हैं। अच्छा, हम अगर ग्रुप इश्यूज के हवाले से बात करते हैं, हम अगर ग्रुप इश्यूज में अगर देखते हैं कि स्टॉर्मिंग मॉडल में ग्रुप लेवल पे हमारे पास क्या इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। यू कैन सी कि व्हाई आर वी फाइटिंग ओवर who's in charge and who's does that. Remember that, मैं अगर थोड़ा सा पीछे चला जाऊं, यहाँ पे हमने बात करी थी कि we start the conflicts, कि who, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ये भी हो सकता है कि who lead the team. So you can see, sorry, you can see कि who's in charge and who does that, who does what, कि लीड कौन करेगा, हमारा इंचार्ज कौन होगा, हमारा लीडर कौन होगा, और किसने क्या करना है ये कौन डिसाइड करेगा। ठीक है, अब द थिंग इज कि ये इश्यूज ऐसे हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी कि ये इश्यूज जो हैं सब फेस करें। ठीक है, sometimes the different teams faces these sort of issues, but normally or generally अगर हम देखते हैं तो इस तरह के इश्यूज फेस होते नहीं है, बट ऐसे इश्यूज फेस हो सकते हैं इन तमाम मॉडल्स में, टीम फॉर्मेशन में। क्लियर हो रही है मेरी बात ना, कि मैं ये सोच रहा हूं अकेले, मैं ये सोच रहा हूं कि मेरा यहाँ पे काम क्या है, व्हाट्स माय रोल हियर, एंड इन द ग्रुप लेवल we are just thinking कि why we are fighting over who's in charge and who does what, कि हमको लीड कौन करेगा और हमें करना क्या होगा, कौन क्या करेगा, किसको क्या जो है जॉब असाइन की जाएगी। तो बेसिकली ये स्टेज जो है, हम अगर इस जगह पे फॉर्मेशन या फॉर्मिंग की अगर हम बात करते हैं, हम इस जगह पे अगर इस तमाम चीजों को फाइनलाइज कर लें कि हमारा टास्क ये है और इस तरह के या इस लेवल के हमको लोग रिक्वायर्ड हैं, तो ये इशू हमारे पास स्टॉर्मिंग के अंदर नहीं फेस करना पड़ेगा। अच्छा, आफ्टर दैट नॉर्मिंग की अगर मैं बात करता हूं कि ऑन अ इंडिविजुअल लेवल आई एम जस्ट थिंकिंग कि व्हाट डू द अदर एक्सपेक्ट मी टू डू, दूसरे मेरे बारे में क्या, मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि मैं क्या कर सकता हूं। यहां तो मैं ये सोच रहा था ना स्टॉर्मिंग में, here I'm just thinking what's my role here. Now in the norming model I'm just thinking what do the other expect me to do. एक तरफ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा काम क्या होगा, दूसरी तरफ लोग ये सोच रहे हैं कि ये क्या कर सकता है, what are their expectations. ठीक है, कि what do the other expect me to do. अच्छा, ग्रुप लेवल की अगर हम बात करते हैं, can we agree on roles and work as a team, कि जो जिसको जो रोल्स, जो टास्क, जो वर्क असाइन किया गया है, क्या वो उसको करने पे एग्री है, बिकॉज
in that at that stage, at that model, we practically start our work. ठीक है, यहाँ पे हम अपने काम को स्टार्ट कर चुके हैं, हम काम करना शुरू कर चुके हैं. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि वी आर ऑन द ट्रैक, वी स्टार्ट अवर कार, नाउ इट्स टाइम टू ड्राइव इट. ठीक है, ये वाले स्टेज है, ये वाला मॉडल है. मैं इस जगह पे ये चीज देख रहा हूं कि लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ग्रुप में मैं सोच रहा हूं कि जो लोगों को रोल दिए गए हैं, जो असाइन किए गए हैं टारगेट्स या जो काम टीम में, वो करने के लिए तैयार हैं या नहीं है, वो एग्री भी हैं भी या नहीं है. ठीक है. अच्छा, अगर मैं परफॉर्मिंग स्टेज की अगर मैं बात करता हूं, तो परफॉर्मिंग स्टेज में हम ये देख रहे होते हैं कि हाउ कैन आई बेस्ट परफॉर्म माई रोल, हाउ कैन आई बेस्ट माई हाउ कैन आई बेस्ट परफॉर्म माई रोल, कि मैं किस तरह से जो रोल मुझे असाइन किया गया, जो टारगेट मुझे असाइन किया गया, मैं कितना किस तरह से उसको बेहतर से बेहतर, कैसे उसको बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकूं, ताकि जो एक्सपेक्टेशंस दूसरों की हैं वो उन पे भी मैं पूरा उतर सकूं. आई जस्ट अंडरस्टैंड माई रोल, मैं फिट भी कर गया, मुझे रोल भी असाइन हो गया, लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, मैं यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस से लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहा हूं. ठीक है, मैं अपनी परफॉर्मेंस से लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहा हूं. अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं ग्रुप इश्यूज के हवाले से, कैन वी डू द जॉब प्रॉपर्ली, क्या मुझे जो, या हमें, नॉट मुझे, हमें एज अ ग्रुप, एज अ टीम, जो जॉब असाइन की गई थी, जो जॉब मुझे असाइन की गई थी, हमें असाइन की गई थी, क्या हम उसको प्रॉपर्ली अकॉम्प्लिशमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, क्या हम उसको अचीव कर रहे हैं, क्या हम उस काम को सही तरह से कर रहे हैं. ठीक है, यहां पे हम इस चीज को देख रहे होते हैं. ठीक है, सो these are some issues which under different stages of team के जो कि हमको फेस करने पड़ते हैं different stages, जब हमारे पास स्टेज बाय स्टेज या मॉडल बाय मॉडल हम मूव कर रहे होते हैं कि फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड द परफॉर्मिंग. ठीक है, यहां तक हम परफॉर्म कर रहे होते हैं. अच्छा, अगर मैं बात करता हूं लास्ट वन की, जो कि हमने बात करी एडजर्निंग की, तो ऑन दैट मॉडल, ऑन दैट स्टेज हम क्या कर रहे होते हैं, हम या तो टीम को खत्म कर देते हैं after the successful or unsuccessful accomplishment of the task or the target or the goal, or we just transform our team like add or less, या तो ऐड कर रहे हैं, किसी को लेस कर रहे हैं, या सिर्फ ऐड कर रहे हैं, या सिर्फ लेस कर रहे हैं. ठीक है, ये बेसिकली हमारी कुछ स्टेजेस हैं जो कि हम टीम को बनाने के लिए या टीम को फॉर्म करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, जिसमें फिर उसके बाद हमने कुछ इश्यूज भी डिस्कस किए कि जिसमें कुछ इंडिविजुअल इश्यूज हैं और कुछ हमारे ग्रुप इश्यूज हैं. अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ टर्म्स हमारे पास हैं, कुछ टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. बहुत सुनते हैं इस वर्ड को कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, किस तरह से मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सनालिटी हूँ, मैनेजर पर प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए. क्या है कि ग्रुप ऑफ 5 to 12 employees from the same department who meet for a few hours each week to discuss ways of improving quality, efficiency and the work environment. Like अगर मैं बात करता हूँ कि ग्रुप ऑफ 5 to 10 employees, इट्स नॉट नेसेसरी 5 to 12 employees, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, ये ज्यादा भी हो सकते हैं भाई, कि एक डिपार्टमेंट में जो लोग आपस में काम के हवाले से मिल रहे हैं और इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं. लाइक मैं बात करता हूँ कि हम डिपार्टमेंटल मीटिंग्स की बात कर सकते हैं. ठीक है, हम डिपार्टमेंटल मीटिंग्स के हवाले से बात कर सकते हैं कि जो इश्यूज मुझे फेस करने पड़ रहे हैं, हाउ कैन आई रिजॉल्व इट. ठीक है, मैं एक टीम वर्क से इन को किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, हम किस तरह से टीम वर्क के थ्रू इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ सेल्फ मैनेज्ड.
group of 10 to 15 people who take on the responsibilities of their former supervisors. ठीक है, कि मैं एक लीडिंग पोजीशन पे आ रहा हूं, मैं ग्रुप को लीड भी कर सकता हूं। अब जो मेरे सुपरवाइजर्स थे, जो चले गए, छोड़ गए, रिटायर हो गए, शिफ्ट हो गए, ट्रांसफर हो गए, उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, हाउ कैन आई टेक दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहे हैं, कि वो अपने काम के साथ साथ अपने लोगों को, अपने टीम मेंबर्स को, लोगों से मींस कि अपने टीम मेंबर्स को, अपने ग्रुप मेंबर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को साथ लेके चल रहे हैं। दैट इज सेल्फ मैनेज्ड, कि वो किस तरह से उसको इजीली मैनेज कर रहे हैं। सम टाइम नॉट इजी एंड मोस्टली इजी हो भी सकता है, मैनेजमेंट की बात आ रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ क्रॉस फंक्शनल। क्रॉस फंक्शनल कि एम्प्लॉयज फ्रॉम form about the same hierarchical level but from different work areas who come together to accomplish a task. ठीक है, क्रॉस फंक्शनल टीम्स जो हमारी होती हैं, बेसिकली क्रॉस फंक्शनल टीम्स हमारी कौन सी होती हैं कि जिसमें पूरी तमाम ऑर्गेनाइजेशन, मैं इस तरह से इसके आपको एग्जांपल दूं कि वी हैव द मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट, वेयर हाउसिंग, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मतलब बेसिकली कुछ इन तमाम डिपार्टमेंट्स में से हम कुछ एम्प्लॉयज को ले रहे होते हैं, लाइक फाइनेंस से, मार्केटिंग से, एचआर से, प्रोक्यूरमेंट से हमने लोगों को उठाया जो बेस्ट परफॉर्मर्स थे और उनको उठा के एक टीम फॉर्म कर दी, दैट इज क्रॉस फंक्शनल टीम। ठीक है, उसके बाद वो अपने जो है जो उनको टास्क दिए जा रहे हैं वो उनको अकॉम्प्लिश कर रहे हैं, दैट इज क्रॉस फंक्शनल। ठीक है, अच्छा, द थिंग इज कि जितने भी एम्प्लॉयज को जिन डिपार्टमेंट से लिया जाएगा वो एक सेम लेवल के लोग हों, लाइक मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, एक लेवल के लोग हो, ताकि उसमें फिर ये हो कि तमाम लोग एक दूसरे से एग्री कर सकें। ठीक है, ये बेसिकली एक, जैसे कह सकते हैं कि क्रॉस फंक्शनल टीम एक जो फॉर्म की जा रही होती है, हम उसकी बात कर रहे होते हैं। अच्छा, वर्चुअल, यू कैन अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम किसकी, टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं कि टीम्स दैट यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू टाई टुगेदर फिजिकली डिस्पर्स्ड मेंबर्स इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉमन गोल। कि मैं टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा हूं, मैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा हूं, मैं किसी भी हवाले से टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा हूं। लाइक मैं अगर एग्जांपल अगर आपको इसकी दूं, if I want to implement as a head of my organization, I have planned to implement the SAP or ERP system in my organization. It's a technology ना, तो अब किस तरह से मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा हूँ, उसकी प्लानिंग की बात आ गई। आफ्टर दैट प्लानिंग के बाद जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई तो उसको लोग यूज कैसे कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग्स की बात आ गई। ठीक है, अब what's the common goal of all the employees, or we can say what the common goal of each team member to achieve that goal successfully। ठीक है, वो तमाम जो है उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जो है एक जैसे कह सकते हैं कि टर्म्स हमारी ऐसी हैं कि जिन टर्म्स को हम यूज करते हुए काम कर रहे होते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ लेके जा रहे होते हैं। टीम वर्क की हम बात कर रहे होते हैं, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम इस चीज को ही देख रहे होते हैं कि किस तरह से एक माइंड को मैच किया जा रहा है, किस तरह से एक दूसरे के साथ मिल के काम किया जा रहा है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि टिपिकल इफेक्ट्स ऑफ साइज ऑन टीम्स की, अगर हम बात करते हैं कि टीम साइजेस के वेयर द लीडर और the rules and procedures are required or not required or moderately। ठीक है, you can see there are 4 columns, dimension। अच्छा, उसके बाद members की बात आ रही है कि in a team 2 to 7 members, 8 to 12 members and 13 to 16 members। अच्छा, the first thing is कि डिमांड ऑन लीडर की अगर मैं बात करता हूँ, डिमांड ऑन लीडर की अगर बात की जाए,
तो 2 to 7 मेंबर्स की टीम के अंदर देयर इज लो डिमांड। ठीक है, वहां पे जो है एक लो डिमांड होगी कि उस जगह पे जो है एक जैसे कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा लीडर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब सब मिल के काम कर रहे हैं, इतने लोग नहीं है कि जिनको मैनेज करने में इशू हो, उनकी डिमांड भी इतनी ज्यादा नहीं है। अच्छा, 8 to 12 पे अगर आते हैं तो मॉडरेट लेवल की रिक्वायरमेंट है कि हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। एंड 12 ऑनवर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, देयर इज अ हाई डिमांड कि वहां पे लोगों को गाइड करने वाला कोई मौजूद हो, उनको बताने वाला कोई मौजूद हो, उनको गाइडेंस देने वाला कोई मौजूद हो। सो वी कैन से कि इस जगह पे कि मोर देन 12 मेंबर्स में हमारे पास डिमांड जो है ज्यादा है। वैसे तो हमारे पास लीडर की हर जगह ही डिमांड है, रिक्वायरमेंट हर जगह ही है, बट अगर हम बात करते हैं तो 12 ऑनवर्ड्स यानी मोर देन 12 मेंबर्स इन द टीम, देयर इज अ हाई रिक्वायरमेंट ऑफ अ लीडर। अच्छा जी, डायरेक्शन बाय लीडर की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्शन तो उसमें अगर हम देखते हैं कि जब यहाँ पे डिमांड ऑन लीडर लो है तो डायरेक्शन भी लो हुई है, भाई चल रहा है, काम चला रहे हैं। इसी तरह से यू कैन सी हेयर सेम 8 to 12 में मॉडरेट लेवल अगर मौजूद है तो डायरेक्शन दे देगा, नहीं होगा तो खुद से कर लिया जाए। बट 12 ऑनवर्ड्स या मोर देन 12 की बात करें कि मॉडरेट टू हाई और हाई, हियर वी रिक्वायर्ड अ हाई डिमांड और हाई परसेंटेज ऑफ डायरेक्शन बाय लीडर्स। ठीक है, इस जगह पे हमको रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे लोग बढ़ रहे हैं, लोग ज्यादा हैं, तो इस जगह पे हमको ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड वन यू कैन सी कि मेंबर टॉलरेंस ऑफ डायरेक्शन बाय लीडर। ठीक है, एक टॉलरेंस, मेंबर टॉलरेंस ऑफ डायरेक्शन बाय लीडर की अगर बात करते हैं कि टॉलरेट लेवल कितना है, टॉलरेंस लेवल की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं स्मॉल ग्रुप की अगर बात करता हूं तो वी कैन सी के लो टू मॉडरेट, लो टू मॉडरेट के एक है तो ठीक है, अदरवाइज नो इशू। 8 to 12 मेंबर्स में देखूं तो मॉडरेट लेवल है, बट अगर मैं 12 मोर देन 12 मेंबर्स की टीम की बात करता हूं तो देयर इज अ हाई डिमांड ऑफ मेंबर टॉलरेंस। अच्छा, आफ्टर दैट मैं अगर बात करता हूं मेंबर्स इनहिबिशन, मतलब इनहिबिशन की अगर हम बात करते हैं तो लाइक टू स्टॉप समवन, रोकना किसी को। तो स्मॉल टीम में इसकी इतनी कोई डिमांड नहीं है, इसकी कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि 8 to 12 मेंबर्स की टीम में इसका मॉडरेट है कि ठीक है, अगर लीडर मौजूद है तो ठीक है, अदरवाइज देयर इज नो इशू। बट मोर देन 12 मेंबर्स की टीम में एक हाई इसकी रिक्वायरमेंट है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट कि अगर 20 लोगों की टीम है और सब लोग एक ही काम करने के लिए लग जाएंगे तो बाकी के दूसरे काम कौन करेगा? तो मुझे उन 20 लोगों की टीम में से 5 को एक काम पे लगाना है, 5 को एक टास्क देना है, और बाकी 5-5 की जो दो मतलब उसके अंदर सब टीम्स हैं उनको अलग अलग काम करने हैं। तो यहाँ पे एक मेंबर एम्बिशन ज्यादा है। अच्छा, यूज ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स की अगर हम बात करते हैं, यूज ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स की, तो स्मॉल टीम में तो मतलब रूल्स एंड प्रोसीजर्स तो देखें हर जगह की रिक्वायरमेंट है, कुछ एसओपीज हैं जो कि सेट किए जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब हम पर लीडर मौजूद नहीं है तो एक लो है, मतलब एक तरीके से काम को चलाया जा रहा है। मॉडरेट लेवल की रिक्वायरमेंट 8 to 12 मेंबर्स में है, बट मॉडरेट टू हाई इन द मोर देन 12 मेंबर्स टीम। ठीक है, कि यहाँ पे एक जरूरी है कि लोगों को रूल्स फॉलो करवाए जाएं, जो प्रोसीजर सेट किए गए हैं उनको फॉलो करवाया जाए, एसओपीज जो सेट किए गए हैं वो बताई जाएं और उन पे उसको अमल करवाया जाए। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की कि टाइम टेकन टू रीच अ डिसीजन, टाइम टेकन टू रीच अ डिसीजन, हियर हम बहुत क्विकली मतलब काम कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ टाइम लग रहा है, यहाँ पे बहुत ही हाई एक डिमांड रिक्वायरमेंट है कि एक जाहिर सी बात है कि लोग ज्यादा हैं, सब लोगों से कोऑर्डिनेशन के बाद
भी डिसीजन लिया जा रहा है, तो टाइम टेकन टू रीच अ डिसीजन, तो एक टाइम टेकन प्रोसीजर ये है। तो बेसिकली इस जगह पे हम टिपिकल इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ टीम्स की अगर बात करते हैं, तो मतलब ये एक कुछ डायमेंशंस हैं और ये उन मेंबर्स हैं कि किस जगह पे हमारी लो रिक्वायरमेंट है, किस जगह पे मॉडरेट लेवल, एंड किस जगह पे हमें हाई या मॉडरेट टू हाई की रिक्वायरमेंट है। तो हम ये देखते हैं कि ज्यादातर हमारे पास मोर देन 12 मेंबर्स की जो टीम है, उस जगह पे हमारे पास हाई रिक्वायरमेंट्स तकरीबन तमाम ऑलमोस्ट डायमेंशंस में हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम मूव करते हैं पावर की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पर्सन। लाइक मैं पावर की अगर मैं बात करता हूँ, तो मतलब इस पावर के अंदर सिर्फ एक वो मुक्का मार देना या मार को पिटाई कर देना, एक वाली पावर नहीं आती। एक मेरे एटीट्यूड की, एक मेरे बिहेवियर की पावर की भी हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, कि द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिंग द थॉट्स, बिहेवियर एंड फीलिंग्स ऑफ अदर पर्सन। ठीक है, एक ये वाली बात भी आ रही होती है कि द राइट पर्सन टू इन्फ्लुएंस अदर पर्सन, द राइट टू इन्फ्लुएंस अदर पर्सन, कि दैट्स माय राइट, कि मैं किस तरह से एक अपनी एक एटीट्यूड से, एक बिहेवियर से, मतलब मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर सकूं। If you see the bookish definition of the power, you can see a capacity has a capacity that A has to influence the behavior of B so that B act in accordance with A's wishes. ठीक है, कि मैं like I am your boss, I give you the order and you have to obey that order. ठीक है, it means that कि with the power of my post, you influence it and you obey me. ठीक है, एक हम ये कह सकते हैं इसमें। अच्छा अच्छा, एक इसके अंदर एक और जो चीज ऐड होती है, दैट इज डिपेंडेंसी, कि यू आर डिपेंडेंट ऑन माई ऑर्डर्स, कि बी इज रिलेशनशिप टू ए व्हेन ए पोजेसेस समथिंग दैट बी रिक्वायर्स। ठीक है, कि एक शख्स दूसरे शख्स पे डिपेंडेंट है, कि एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज पे डिपेंडेंट है या अपने वर्कर्स पे डिपेंडेंट है, कि वो अगर काम को वक्त पे करके दे रहे हैं तो ही वो आगे सबमिट कर रहा है। दे बोथ आर डिपेंडेंट विद ऑन ईच अदर। जब मैनेजर उनको ऑर्डर ही नहीं दे रहा, तो हाउ कैन दे वर्क? वो क्या बनाएंगे, वो क्या करेंगे? तो इट मींस दैट के बी इज रिलेशनशिप टू ए व्हेन ए पोजेसेस समथिंग दैट बी रिक्वायर्स। ठीक है, कि जब बी की रिक्वायरमेंट है तो ए उसको वो चीज करके दे रहा है। It rests on the application or threat of application of physical sanctions such as the infliction of pain, the generation of frustration through restriction of movement, or the controlling by force of basic psychological or safety needs. Psychological and safety needs. अब थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आप याद करें मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी थी, जिसमें हम साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सेफ्टी नीड्स की बात करते थे, कि बेसिक नीड्स मेरी या सेफ्टी नीड्स मेरी, हम उसकी बात कर रहे थे कि हाउ कैन आई कंट्रोल बाय फोर्स ऑफ बेसिक साइकोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स। ठीक है, कि एक मैं फिजिकली टॉर्चर करके या एक पेन देके मतलब मैं अपने काम को करवा रहा हूं, दैट ऑल्सो अ टाइप ऑफ पावर। एक वो है कि मैं अपने एटीट्यूड से, मैं अपने बिहेवियर से किसी से अपना काम करवा रहा हूँ, वो मेरी पावर है। ठीक है, दूसरी तरफ ये जैसे लाइक पुलिस मार के किसी को काम ले रही है किसी से, या एक तरफ मैं ऑर्डर्स देके अपनी सीट का या अपनी एक पोस्ट का एक फायदा लेते हुए मैं किसी से काम करवा रहा हूँ, या मैं जस्ट एक जिसे कह सकता हूँ कि मैं अपनी जबान से किसी से काम करवा रहा हूँ। ठीक है, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ पावर्स। अच्छा अच्छा, the opposite of coercive power in is reward power. Now we have two different powers here, two different terms. The first is coercive and another is reward power. Coercive power and the reward power. Basically coercive power हमारी कौन सी होती है, कि जबरदस्ती फिजिकली टॉर्चर करके किसी से काम करवाना, दैट्स माय कोर्सिव पावर। रिवॉर्ड पावर क्या है, कि मैं
एक आपको मतलब मजबूर कर रहा हूँ कि आपने काम करने, मतलब लाइक कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार ये काम कर दो, मैं तुमको 5,000 रुपए इस काम के दूंगा। दैट इज रिवॉर्ड पावर, एप्रिसिएशन। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपको। मैं आपको एक, जैसे कह सकते हैं, जब हम बात करते हैं ना इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में, कि tangible and the intangible sort of things, कि मैं तो दैट इज द रिवॉर्ड पावर। और कोर्सिव पावर कौन सी है, कि मैं जिसमें आपको एक टॉर्चर कर रहा हूं, मैं फिजिकली, जिसे कह सकते हैं कि एक, जिसे कह सकते हैं पेन देके एक कोई काम करवा रहा हूं। अच्छा, दीज रिवॉर्ड्स कैन बी एनीथिंग दैट अनदर पर्सन्स वैल्यू। कोर्सिव पावर एंड रिवॉर्ड पावर आर एक्चुअली काउंटर पार्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, कि मैं आपसे काम तो करवा रहा हूँ, पैसे तो मुझे आपको फिर भी देने हैं, लेकिन मैं आपसे जबरदस्ती करके, बदतमीजी करके, चीख चिल्ला के काम करवा रहा हूँ। एंड द अनदर सिचुएशन इज कि मैं आपसे तरीके से उस बात को कह के काम को करवा रहा हूँ। अच्छा, द ए सिचुएशन इज इफ यू कैन रिमूव समथिंग of positive value from another or inflict something of negative value upon him or her, you have coercive power over that person. ठीक है, एंड इन द बी सिचुएशन, इफ यू कैन गिव समवन समथिंग ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज और रिमूव समथिंग ऑफ नेगेटिव वैल्यू, यू हैव रिवॉर्ड पावर ओवर दैट पर्सन। ठीक है, ये दो सिचुएशंस हैं कि एक जगह पे मैं नेगेटिविटीज को ऊपर रखते हुए पॉजिटिव चीजों को एक तरफ करके वो काम ले रहा हूं, ऑन द अदर हैंड मैं नेगेटिव थिंग्स को एक तरफ करके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए काम ले रहा हूं। अच्छा, दोनों जगहों पे कोर्सिव पावर और रिवॉर्ड पावर दोनों आ रही हैं। ठीक है, वो दोनों चीजें ऐड हो रही हैं इन दोनों जगहों पे। ठीक है, तो ये एक जैसे कह सकते हैं कि एक बेसिक डिफरेंस है इन बोथ द सिचुएशंस। इन इन दोनों सिचुएशंस में ये एक, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक डिफरेंस है। अच्छा, in formal groups and organizations, the most frequent access power is one's structural position। ठीक है, एक पोजीशन का एक बहुत बड़ा एक रोल है कि कितनी ज्यादा, मतलब मैं किस पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, किस हायरार्की पे मैं मौजूद हूँ। तो मतलब एक फॉर्मल ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो वहां पे एक, मतलब इसका एक ज्यादा एक इन्फ्लुएंस होता है। अच्छा, इट रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ अ पर्सन, a power a person receives as a result of his her position in the formal hierarchy। ठीक है, तो मतलब जब हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे एक पावर का एक डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसका एक बड़ा एक अमल दखल होता है। हम जिसके अंदर ये देख रहे होते हैं कि कौन सा शख्स जो है मैनेजर की पोस्ट पर है या डायरेक्टर या डिप्टी मैनेजर की पोजीशन पर है, और वो किस तरह से अपनी टीम को लेके चल रहा है, वो किस तरह से मैनेज कर रहा है तमाम चीजों को। तो बेसिकली ये एक बहुत ज्यादा चीज जो है डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, आफ्टर दैट पोजीशन ऑफ अथॉरिटी इंक्लूड कोर्सिव एंड रिवॉर्ड पावर। ठीक है, वो जब जिस पोजीशन पे भी वो है, व्हाट टाइप ऑफ अथॉरिटी ही और शी हैव, तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि मतलब वो कोर्सिव या रिवॉर्ड पावर्स को किस तरह से उसमें शामिल कर रहा है या कर रही है, या किस तरह से वो उसको यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। और उसके बाद वो अपने जो है लोगों से या अपने सबऑर्डिनेट से, टीम मेंबर से अपने वो काम ले रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम इसमें बात करते हैं एक क्रिस्मेटिक पावर। क्रिस्मेटिक की अगर मैं बात करता हूँ तो बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा इस क्रिस्मेटिक वर्ड की डिटेल में अगर मैं जाता हूँ, डेप्थ में जाता हूँ, तो इट दैट वर्ड इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्रिस्मा, which means the divine power। A leader with charisma exercises something like divine power over his or her followers। This is the power based upon the ability to charm, to persuade, to hypnotize people solely with the power of personality। Power of personality, पावर ऑफ पर्सनैलिटी, कि उस शख्स की अपनी पावर, लाइक कि वो किस तरह से उसकी पर्सनैलिटी दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रही है। हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि हमको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, या बहुत ज्यादा हमको जिसे कहते हैं कि मुतासिर कर रहे होते हैं। उनमें कोई भी हो सकता है, लाइक हमारे टीचर्स हो सकते हैं, हमारे बॉसेस हो सकते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे घर में मौजूद हो सकते हैं। यू कैन सी कि इज एन
extension of referent power stemming from an individual's personality and interpersonal style. ठीक है, मतलब एक बहुत सारी जिसे हम कह सकते हैं लाइक कि मैं इसको अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो वी कैन से कि एक लाइक द रोल मॉडल. If my role model or the person to whom influenced me give me an order to me or ask me something, so how is it possible I deny him? ठीक है, तो मैं उस चीज को या उस शख्स की इस बात को पूरा करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा. या मैं ये कह सकता हूं कि अगर वो मुझे कोई ऑर्डर दे रहा है या मैं किसी का अगर रोल मॉडल हूं या मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, तो अगर मैं कुछ कहूंगा तो वो उसको लाजमी तौर पे पूरा करेगा. दैट्स समथिंग लाइक द क्रिस्मैटिक पावर, कि मेरा एटीट्यूड, मेरा बिहेवियर, मेरा माइंडसेट वो दूसरे लोगों को मुतासिर कर रहा है. ठीक है, अदर फॉलो बिकॉज दे कैन आर्टिकुलेट अट्रैक्टिव विजन, टेक पर्सनल रिस्क, डेमोन्स्ट्रेट फॉलोअर सेंसिटिविटी एक्सेट्रा. क्लियर हो रही है मेरी बात कि किस तरह से अपने फॉलोअर को जो है वो एक अट्रैक्टिव विजन प्रोवाइड कर रहा है. आर्टिकुलेट अट्रैक्टिव विजन, ठीक है, एक मैं किस तरह से एक इन्फ्लुएंस की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं किस तरह से उनकी सेंसिटिविटी को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ. ठीक है, इंटरपर्सनल स्टाइल की मैंने बात करी, मैंने इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की मैंने बात करी. तो दैट्स लाइक द क्रिस्मैटिक पावर, कि एक जिसे मैं ये कहूँ कि और अगर इसको और अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि करिश्माती शख्सियत कि जो कि मुझे मुतासिर कर रही है. ठीक है, ये एक हम इसकी बात करते हैं. अच्छा, is an extension of referent power stemming from an individual personality and interpersonal style. ठीक है, रेफरेंट पावर की अगर मैं बात करता हूँ कि एक पर्सनल पावर या एक ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप टाइप एक चीज होती है कि बिकम इंक्रीजिंगली अबाउट कोलैबोरेशन एंड इन्फ्लुएंस रादर देन कमांड एंड कंट्रोल. ठीक है, एक इन्फ्लुएंस के ऊपर ज्यादा रेफरेंट पावर की हम बात कर रहे होते हैं कि कंट्रोल या कमांड के ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा मैं इसके ऊपर बेस कर रहा होता हूँ. ठीक है, तो ये जो है एक जिसे हम कह सकते हैं कि जो रेफरेंट पावर जो है ये बेसिकली एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में पैदा हो रही होती है, इंटरपर्सनल स्टाइल. अच्छा, अदर्स फॉलो बिकॉज दे कैन आर्टिकुलेट. अच्छा, ये तो मेरे ख्याल से रिपीट ही हो गया. ठीक है. अच्छा, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अगर कि एक्सपर्ट पावर इज इन्फ्लुएंस विल्डेड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपर्टीज, स्पेशल स्किल और नॉलेज. ठीक है, कि मैं एक किसी भी काम का एक्सपर्ट हूं, मैं किसी टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हूं, दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर मी. ये मेरे लिए मेरा प्लस पॉइंट है. इस तरह से मतलब मैं किसी से ऊपर रह के बात कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ. लाइक हम ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखते हैं कि कुछ ऐसे इस तरह के लोग मौजूद हैं कि जो कि एक टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एक वेल नोन है, हर किस्म की टेक्नोलॉजी में उनका इंटरेस्ट ज्यादा है. तो मतलब उन अब हर काम इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी भी काम के की एडवाइस लेने के लिए या सजेशन के लिए उनको कॉल किया जा रहा है. तो बेसिकली दैट्स कॉल्ड द इन्फ्लुएंस पावर. सॉरी, एक्सपर्ट पावर इज इन्फ्लुएंस रिजल्ट ऑफ यू कैन सी एक्सपर्टीज, स्पेशल स्किल और नॉलेज. उनके पास ये स्किल है, उनके पास उस चीज की इन डेप्थ नॉलेज है. लाइक अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं बात करूं कि एक टीचर की अगर हम बात करते हैं कि उस टीचर के पास वो नॉलेज है, उसके पास वो स्किल्स है कि वो अपने स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सके, उनको अंडरस्टैंड करवा सके, जो वो पॉइंट उनको बता रहा है वो उनको अंडरस्टैंड करवा सके. दैट्स द समथिंग लाइक द एक्सपर्ट पावर. ये ठीक है, ये कुछ एक्सपर्ट पावर की तरह की ये एक है. अच्छा, एक्सपर्टीज has become a powerful source of influence as the world has become more technological. ठीक है, मैंने जैसे टेक्नोलॉजी की जैसे बात करी कि एक्सपर्टीज has become a powerful source of influence as the world has become more technological. कि एक्सपर्टीज जो होती है ना इंसान की, मतलब जिसमें स्पेशलिटीज में जिसे कह लो, ठीक है, वो लोगों को मुतासिर कर रही होती है, इन्फ्लुएंस कर रही होती है.
ठीक है, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं कि क्योंकि अगर हम देखते हैं कि अब दुनिया किस तरह से एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, मैं टेक्नोलॉजिकल के साथ एडवांसमेंट का वर्ड भी यूज कर रहा हूँ, कि किस तरह से उस तरह एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। लाइक कि अगर आज से मैं बात करता हूँ 12 13 साल पहले की, 12 13 साल पहले की, तो वी जस्ट हैव सिंपल फोन्स, बटन फोन्स जो होते थे, नोकिया के छोटे छोटे से फोन्स आते थे। आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया, साइंस ने तरक्की की, टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, स्मार्टफोन्स आ गए, अब मजीद स्मार्ट हो गए, कैमरे इंप्रूव हो गए, मेमोरी इंप्रूव हो गई, रैम रोम होते जा रहे हैं। अब मेरा उसमें इंटरेस्ट है और मैं बड़ा इसके साथ इन टच रहता हूँ। इट मीन्स दैट्स माई एक्सपर्ट पावर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये मेरी एक एक्सपर्ट पावर मैं इसको कह सकता हूँ। अच्छा, एज जॉब बिकम मोर स्पेशलाइज्ड, we become increasingly dependent on expert to achieve goal। ठीक है, एक मैं जैसे मेरी एक कोई भी जॉब मुझे असाइन की गई है कि वेयर आई मुझे सब बहुत ज्यादा जो है एक टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट जहां पर है, तो मैं एक्सपर्ट का डिपेंडेंट होता जा रहा हूँ। ठीक है, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट द एसएपी और ईआरपी सॉफ्टवेयर, इफ आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन इट, आई ऑलवेज नीड द एक्सपर्ट टू यूज इट। मैं सिर्फ बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ एंड उसकी कुछ टेक्निकल चीजों को मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे एक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है। तो दैट द पर्सन हु आर एक्सपर्ट इन दीज थिंग, दैट्स हिज और हर एक्सपर्ट पावर। वो मुझसे, जैसे मैं अगर इसको एक आपके अंदाज में अगर इसको मैं समझाऊं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो ऊपर से आ रहा है कि जी मैं तो आपसे ज्यादा जानता हूँ, मैं तो आपसे ज्यादा जानता हूँ। सीधी सी बात है, अगर वो मुझसे ज्यादा जानता है तो सीधी सी बात है मैं थोड़ा सा दब भी जाऊंगा उससे। सो दैट्स द एक्सपर्ट पावर। तो हमने बात करी एक क्रिस्मेटिक पावर की और एक हमने बात करी एक्सपर्ट पावर की। क्रिस्मेटिक, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से कि मेरी क्रिस्मेटिक पावर कौन सी है, कि जो कि मेरे एक एटीट्यूड, मेरे बिहेवियर, मेरे थिंकिंग, मेरे माइंडसेट की वजह से मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, कि आप मुझे इतना ज्यादा लाइक करने लगे हैं कि कुछ मेरी खुसूसियात की वजह से कि आप मुझसे इन्फ्लुएंस हो गए हैं, तो दैट्स समथिंग लाइक द क्रिस्मेटिक पावर। अच्छा, एक्सपर्ट पावर की अगर मैं बात करता हूँ कि मैं अपनी किसी एक्सपर्टीज या स्पेशल स्किल या नॉलेज की वजह से उस चीज में एक्सपर्ट हूँ, तो दैट्स माई एक्सपर्ट पावर। ठीक, ये एक, जिसे हम कह सकते हैं कि एक दो किस्म की हमारे पास पावर आ रही होती है। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था, कोर्सिव पावर एंड रिवॉर्ड पावर। कोर्सिव पावर कौन सी है, कि मैं एक फिजिकली या एक टॉर्चर के थ्रू या फिजिकल पेन देके टॉर्चर करके मैं काम ले रहा हूँ, और रिवॉर्ड पावर के मैं उस रिवॉर्ड देके या लालच दे के मैं काम को करवा रहा हूँ। तो बेसिकली ये कुछ हमारी टाइप्स थी, कोर्सिव पावर, रिवॉर्ड पावर, क्रिस्मेटिक पावर एंड द एक्सपर्ट पावर। ठीक है, यहां तक मेरी बात आई एम श्योर अंडरस्टैंड कर गए होंगे आप लोग। अच्छा, उसके बाद मैं अगर बात करता हूं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पावर की, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पावर की मींस के उस पावर को यूटिलाइज करते हुए मैं क्या रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, नताइज। कॉन्सिक्वेंसेस लाइक नताइज, कि मुझे क्या, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स आई शुड गेट आफ्टर द यूटिलाइजेशन ऑफ दैट एनी स्पेसिफिक पावर, जो कि हमने बात करी, जिसमें कोर्सिव पावर या रिवॉर्ड पावर या हम कहें क्रिस्मेटिक पावर, या फिर हम बात करें जिसके अंदर लाइक चौथी जो हमने बात करी थी एक्सपर्ट पावर की। तो अब व्हाट सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स आई एक्सट्रैक्ट। तो अच्छा, इसमें अगर हम देखते हैं कि मैनेजर्स हु हैव पावर बेनिफिट the most from organizational decisions such as obtaining scarce resources from their department। ठीक है, कि एक मैं किस तरह से मतलब इन पावर को यूटिलाइज करते हुए मैं एक बेहतर रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करूं। लाइक मैं अगर बात करता हूँ स्कार्स रिसोर्सेज की, तो एक लाइक कि मेरे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं डिपार्टमेंटल लेवल पे, तो अब मैं किस तरह से मतलब इससे रिजल्ट्स एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पावर की बात करूं, सोर्स ऑफ पावर है हमारे पास एक तरफ,
and on the other hand we have the consequences of power. अच्छा, expert power, referent power, legitimate power, reward power and the coercive power. अच्छा, इधर हमारे पास consequences में commitment, compliance and the resistance. अब क्या है जी, consequences जो results मेरे पास हैं, the results are कि कमिटमेंट, कंप्लायंस एंड द रेजिस्टेंस. कमिटमेंट लाइक कि मैं उसको पूरा कर रहा हूँ, कंप्लायंस लाइक मैं उसकी तामील कर रहा हूँ, एंड रेजिस्टेंसेस मैं उसको रद्द कर रहा हूँ, मज़ाहिमत कर रहा हूँ उसकी. तो अब मैं एक्सपर्ट पावर की और रेफरेंट पावर की जब बात करता हूँ तो इट सीम्स इन द कमिटमेंट साइड. लेजिटिमेट पावर और रिवॉर्ड पावर की अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा, लेजिटिमेट पावर की अगर मैं बात करता हूँ तो लेजिटिमेट पावर मेरी कौन सी है कि जो कि एक फॉर्मल पोजीशन मेरे पास है, मैं हायरार्की के मुताबिक अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर हूँ, जो मुझे अथॉरिटी दी गई है, दैट्स माय लेजिटिमेट पावर. यहाँ पे कंप्लाइंस की बात की जा रही है, यहाँ पे कंप्लाइंस की बात की जा रही है. और रिवॉर्ड पावर और लेजिटिमेट पावर में मैं कंप्लाइंस की बात कर रहा हूँ, एंड द कोर्सिव पावर में रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ. कि लाइक रेजिस्टेंस में जैसे हमने कोर्सिव पावर में जैसे हमने बात करी थी कि फिजिकल, हम फिजिकली बात कर रहे होते हैं कि फिजिकल टॉर्चर में कर रहा हूँ, तो किस तरह से लोग मुजाहिमत कर रहे होते हैं, उसके रिजल्ट जो है एट द एंड मेरे पास ये आ रहे होते हैं उसके. ठीक है, तो ये एक मतलब बात आ गई कि किस तरह से कौन सी मैं पावर यूज कर रहा हूँ और उसके क्या मेरे पास नताइज आ रहे हैं एट द एंड. ठीक है, तो ये हमारे एक जिसे कह सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पावर की मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ. अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इमोशनल इंटेलिजेंस. ठीक है, हम अगर बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, ईआई स्टैंड फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस, रेफर्स टू एन असॉर्टमेंट ऑफ नॉन कॉग्निटिव स्किल्स. ठीक है, मैं यहाँ पे बात करता हूँ नॉन कॉग्निटिव स्किल्स, उसके बाद कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज that influence a person's ability a person's ability to success in coping with environmental demands and pressures. अच्छा, नॉन कॉग्निटिव स्किल्स बेसिकली हमारे कुछ रिलेटेड विद द सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, लाइक मोटिवेशन हो गई, इंटेग्रिटी हो गई, या इंटरपर्सनल इंटरेक्शन हो गए. अब इसके अंदर बात कर रहे होते हैं कि कि किस तरह से मतलब एक मोटिवेट में हो रहा हूँ या मोटिवेट कर रहा हूँ. ठीक है, और कुछ मेरे इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस विद ईच अदर, विद माय ईच अदर मींस मेरे कोवर्कर्स के साथ, मेरे सबऑर्डिनेट्स के साथ मैं किस तरह से उनके साथ मैं अटैच हूँ, कैसी मेरी कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंसीज की बात करूँ कि मैं किस तरह से दूसरे लोगों को मुतासर कर रहा हूँ, मैं किस तरह से एक इन्वायरमेंटल डिमांड और प्रेशर को हैंडल कर रहा हूँ. ठीक है, ये बेसिकली एक इमोशनल इंटेलिजेंस की यहाँ पे बात आ रही होती है. अगर इसको हम थोड़ा सा और अगर हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में, तो हम ये कह सकते हैं कि it's the ability to understand, use and manage of your own emotions in positive ways.
ठीक है, कि मैं किस तरह से मतलब अपने आप को एक जिसे कह सकते हैं कि एक अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ अपनी एबिलिटीज़ को, और मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा हूँ। दैट इज़ द इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, सेवरल स्टडीज़ सजेस्ट इमोशनल इंटेलिजेंस may play an important role in job performance, IQ, intelligence quotient, जिसका एक जिसे कह सकते हैं characterized higher performers। कि ये है कि एक जॉब परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट कर रही होती है। जॉब परफॉर्मेंसेस इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही होती है इंटेलिजेंस इमोशंस की बेस पे, कि लाइक कि व्हाट्स माय मूड इज, हाउ कैन आई यूज माय एबिलिटीज, मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ। अच्छा, द इम्प्लीकेशंस फ्रॉम द इनिशियल evidence on emotional intelligence are that employers should consider it as a factor in selection, especially in jobs that demand a higher degree of social interaction। ठीक है, हम यहाँ पे ये इस चीज को देख रहे होते हैं कि किस तरह से मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस एम्प्लॉयर्स जो है वो एक सिलेक्शन या लोगों को जॉब पे रखना, उनकी डिमांड की यहाँ पे बात की जा रही होती है, किस तरह से एक सोशल इंटरेक्शन किया जा रहा होता है। तो हम ये कहते हैं कि जिस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, तो हम किस तरह से उसको देख रहे हैं। अच्छा, इसमें हम अगर बात करते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव योर इमोशनल इंटेलिजेंस, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्व हाउ यू रिएक्ट टू पीपल। आप किस तरह से एक जैसे कह सकते हैं कि लोगों के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। लुक एट योर वर्क एनवायरनमेंट, आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है। सेल्फ इवेल्युएशन, डू अ सेल्फ इवेल्युएशन, कि अब मैं खुद को इवेल्युएट करूं कि मैं किस जगह पे खड़ा हूं, मैं किस तरह का परफॉर्म कर रहा हूं, मेरा एटीट्यूड क्या है, मेरा बिहेवियर क्या है, मैं हाउ आई डील विद अदर्स, मेरी डीलिंग्स कैसी हैं, मैं पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा हूँ या मैं नेगेटिवली कर रहा हूँ। मैं इन तमाम चीजों को देख रहा होता हूँ। अच्छा, आफ्टर दैट एग्जामिन हाउ यू रिएक्ट टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मैं किस तरह से रिएक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल किस तरह से या किस हद तक रख रहा हूँ। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं इस चीज को मतलब मैं अपने जहन में रख रहा होता हूँ। अच्छा, अब आप ये कह सकते हैं कि आर यू इमोशनली इंटेलिजेंट। अब अगर मैं अपने आप को एनालाइज कर सकूं, तो हम ये कह सकते हैं कि यू आर क्यूरियस अबाउट पीपल, आपको लोगों की फिक्र रहती है। अच्छा, यू एम्ब्रेस चेंज, यू वांट चेंज। ठीक है, आप अपने सराउंडिंग्स में चेंज देखना चाहते हैं। यू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। शॉर्ट एनालिसिस की बात करते हैं ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर द इंटरनल फैक्टर्स ना। तो मैं स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को अपनी जानता हूँ कि मैं यहाँ इस जगह पे मैं स्ट्रेंथ, ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं, दीज आर माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, और इन जगहों पे मैं लैक करता हूँ। एंड नो दैट एंड आई एक्सेप्ट दैट एंड वांट टू ओवरकम दीज वीकनेसेस इनटू माय स्ट्रेंथ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यू नो हाउ टू से नो टू योरसेल्फ एंड अदर्स, कि आपको पता है कि आपको किस तरह से नो करना है, कि किसी काम कोई चीज अगर मेरे लिए गलत है तो मैं उसको अपने आप को किस तरह से मना करूं और दूसरों को किस तरह से मैं नो कर सकूं। ठीक है, मैं इस तरह, इट मींस दैट कि यू आर द इमोशनल इंटेलिजेंट। इसमें मजीद अगर मैं अगर देखता हूं, तो हम ये कह सकते हैं कि वी हैव 6 बेनिफिट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एट द ऑफिस। बेटर टीम वर्क, एम्प्लॉयज विद हायर इमोशनल इंटेलिजेंस नेचुरली वर्क बेटर एज अ टीम फॉर सेवरल रीजंस। ठीक है, उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि बेटर वर्क प्लेस, easier adjustment, greater self awareness, greater self control, your company is one step ahead। मैं अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो एक टीम वर्क जो है बेहतर हो, एम्प्लॉय जो है एक हायर इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, एक बहुत ज्यादा जो है टीम वर्क है, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट जो है बहुत ज्यादा अच्छा है, एडजस्ट इंसान इजीली हो जाता है। लाइक कि इफ समवन, इफ माय top management transfer me some in another city or in another department, तो मैं वहां पर किस तरह से इजीली एडजस्ट कर रहा हूँ, मैं सेल्फ अवेयर हूँ कि किस तरह से काम को करना है, मेरा सेल्फ कंट्रोल अच्छा है। लाइक मैं जज्बाती नहीं हूँ, इमोशनल जल्दी नहीं हो जाता।
और कंपनी जो है मुझसे आगे बढ़ के मुझसे सोच रही होती है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ बेनिफिट्स हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपकी स्क्रीन पे मौजूद है कि बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट यू आर फीलिंग, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। आइदर यू आर हैप्पी, आइदर यू आर सैड, आइदर यू आर एंग्री। आपको पता होना चाहिए, आपको इन तमाम फीलिंग्स का अंदाजा होना चाहिए। अच्छा, द एबिलिटी टू मैनेज वंस ओन इमोशन एंड इम्पल्सेस। ठीक है, इमोशंस दूसरों के मतलब जो है मुझे अंडरस्टैंड करने चाहिए। अच्छा, उसके बाद कि एक तसलसल के साथ मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, द एबिलिटी टू परसिस्ट इन द फेस ऑफ सेटबैक्स एंड फेलियर्स, कि मुझे इस चीज का की एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं फेस कर सकूं कि जो मेरे साथ मुझसे गलतियां हुई या जो मेरे फेलियर्स हुए, ताकि आइंदा मैं उनको रिपीट ना कर सकूं। अच्छा, द एबिलिटी टू सेंस हाउ अदर्स आर फीलिंग, द एबिलिटी टू सेंस हाउ अदर आर फीलिंग, मैं इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकूं कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, या दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। दैट्स द एबिलिटी टू सेंस हाउ अदर्स आर फीलिंग। अच्छा, द एबिलिटी टू हैंडल द इमोशंस ऑफ अदर, मैं दूसरे लोगों को भी अंडरस्टैंड कर सकूं, मैं दूसरे लोगों के इमोशंस को भी अंडरस्टैंड कर सकूं, मैं उनको हैंडल कर सकूं। इफ समवन इज सैड, अगर वो लैक कर रहा है किसी जगह पे, तो दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू मोटिवेट द पर्सन। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मैं उसको किस तरह से मतलब वो करवाऊं। तो बेसिकली ये एक यहाँ पे एक पॉइंट एक ये ऐड होता है कि मैं उसके इमोशंस को भी हैंडल कर सकूं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि a process by which individuals organize and interpret their sensory impression in order to give meaning to their environment, कि एक ऐसा प्रोसेस जो कि इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है उसके इंप्रेशंस, कि ताकि वो एक एनवायरनमेंट को एक अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, what is important, why is it important? Because people behavior is based on their perception। ठीक है, उनकी एक मेंटालिटी, उनकी एक सोच ऑफ व्हाट रियलिटी इज, नॉट ऑन रियलिटी इटसेल्फ, कि रियलिटी क्या है, ऐसा ना हो कि वो रियलिटी खुद हो। द वर्ल्ड दैट इज परसीव्ड इज द वर्ल्ड दैट इज बिहेवियरली इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक हम ये कह सकते हैं कि एक दुनिया की अगर हम बात करते हैं कि दुनिया ये समझ रही है कि मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं, और इफ आई एम गो समवेयर, मैं छोड़ गया या मैं मर गया, तो जब तक मैं हूं उस वक्त तक मैं अपने आप को अहम समझ रहा हूं, आफ्टर दैट आई हैव नो वैल्यू। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शंस की बात करते हैं कि परसीवर, टारगेट एंड सिचुएशन। अगर हम इनको अंडरस्टैंड करें, परसीवर की अगर हम जैसे बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ परसीवर्स एंड टारगेट कैन इंटरैक्ट टू यूनिकली इन्फ्लुएंस इंप्रेशंस फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, one perceiver may find brunettes particularly attractive but not लाइक मैं ये कह सकता हूं कि एक कुछ लोग कुछ लोगों को पसंद करते हैं और कुछ लोग कुछ किस्म के लोगों को पसंद करते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरी और आपकी जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं वो सेम हो। टारगेट हम लोगों का एक है कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ लेके जाना है, जो टारगेट गोल दिया गया है हम उस गोल को अचीव करें। और सिचुएशन, वी एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि किस किस्म की सिचुएशन है, उस हर किस्म की सिचुएशन में हम एडजस्ट कर सके। लाइक जैसे कहा जाता है ना कि हर हाल में खुश रहना चाहिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो हम इस सिचुएशन की यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे ये देख रहे थे कि वेरिएबल्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शंस की जो हम बात कर रहे थे, कि परसीवर, कि जो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे पसंद हो वो आपको भी पसंद हो, या जो मुझे पसंद ना हो वो आपको भी ना पसंद हो। टारगेट्स, जो कि हम टारगेट्स हमको सामने हमारे मौजूद होते हैं, जिनको हम देख रहे होते हैं।
और जो कि उनको हम अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि हमारा कॉमन गोल होता है। सिचुएशन, वी एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि द प्रोसेसेस थ्रू विच इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू कंबाइन, इंटीग्रेट and interpret information about others. The process through which एक इंडिविजुअल कंबाइन करने की, उसको इंटीग्रेट यानी मिलाने की, और इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन जो दूसरों के लिए कर रहा होता है। अच्छा, बैरियर सोशल, अगर परसेप्शन की बात करें कि एनी करेक्टरिस्टिक दैट मेक्स अ पर्सन, object or event stand out will increase the probability that it will be perceived. It is impossible for us to assimilate everything we see. हेलो इफेक्ट की अगर बात करेंगे तो हेलो इफेक्ट occurs when we draw a general impression on the basis of single characteristics. कि मैं किस तरह से एक, जैसे कह सकते हैं कि एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ किसी एक जगह पे, ताकि अपने टू इन्फ्लुएंस ओपिनियन इन अनदर एरिया, कि ताकि मैं उस एक दूसरे एरिया में उसको इन्फ्लुएंस कर सकूं अपने ओपिनियन से। दिस फिनोमिना फ्रीक्वेंटली this phenomena frequently requires when student appraise their classroom instructor. Students may give a prominence to subject to single threats such as enthusiasm, and allow their entire evaluation to be tainted by how they judge the instructor on that one threat. ठीक है, कि किस तरह से वो एक चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर क्या सोच रहा है, क्या अंडरस्टैंड करवा रहा है, आप क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो बेसिकली दैट्स द हेलो इफेक्ट। ठीक है, और बैरियर्स सोशल परसेप्शन की मैं बात करता हूं अगर, it's like any characteristics that make a person, object or event stand out will increase the probability that it will be perceived, ताकि वो मैं हासिल कर सकूं। It is impossible for us to assimilate everything we see, कि मैं ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, वो सब चीज कुछ मुझे मिल जाए। ठीक है, ये एक वो होता है कि परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि जी मैं इस दफा सेमेस्टर में 3.5 टू 3.8 जीपी अर्न करूंगा, गेन करूंगा, बट एट द एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ रिजल्ट आई गेट, कि जो मेरी एफर्ट्स होंगी, मैं उन एफर्ट्स की बेस पे बेसिकली काम कर रहा हूँ ना। मतलब ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब मैं सिर्फ सोच के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बेसिकली इस चीज को देखूंगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या मेरी एफर्ट्स हैं, तो मैं उसके बाद ही उसको अंडरस्टैंड कर सकूंगा। अच्छा, हेलो इफेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इट्स लाइक द एक रैपिड डिसीजंस की हम बात कर रहे होते हैं, कि एक क्विक डिसीजंस लिए जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो एक हम ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने बात की थी कि द फिनोमिना फ्रीक्वेंटली अकर्स व्हेन स्टूडेंट अप्रेज देयर क्लासरूम इंस्ट्रक्टर। ठीक है, कि वो किस तरह से अपने क्लासरूम इंस्ट्रक्टर को अप्रेज कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को या उनके समझाए गए टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वो जो चीज़ बताना चाह रहे हैं, आप उसको अंडरस्टैंड कर भी रहे हैं या आप उसका मीनिंग अदर कुछ और ले रहे हैं। तो बेसिकली ये पॉइंट्स भी जो हैं हमारे सामने रेज हो रहे होते हैं। अच्छा, सोशल परसेप्शन की अगर मैं बात करूं, कि सोशल परफॉर्मेंस परसेप्शन सॉरी सोशल परसेप्शन की अगर हम देखते हैं,
सोशल परसेप्शन बेसिकली क्या होता है कि सोशल परसेप्शन स्टडी ऑफ हाउ पीपल फॉर्म इम्प्रेशन ऑफ make inferences about other people as sovereign personalities. Social perception refers to identify and utilize social cues to make judgment about social roles, rules, relationship contexts, and characteristics of others. ठीक है? The process through which individual attempt to combine, integrate, and social and integrate and interpret information about others. कि मैं किस तरह से दूसरों के मुतालिक सोच रहा हूँ या क्या अंडरस्टैंड कर रहा हूँ. ठीक है. अ टारगेट सोशल स्टेटस की अगर हम बात करते हैं कि अ टारगेट real or perceived position in society or an organization also affect perception. ठीक है. अच्छा, high status targets are perceived as more credible, knowledgeable, and responsible than low status targets. Organization use a high status target to make public announcement and presentations because the audience perceive that person as credible. कि एक क्रेडिबिलिटी की बात आ रही है ना, कि मतलब मेरी दी गई इंफॉर्मेशन 100% करेक्ट होगी, 100 नहीं तो 95% करेक्ट होगी, ये मेरी क्रेडिबिलिटी है. लाइक कि मैं डॉक्टर के पास इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ और मुझे पता है कि यार ये एक ऐसी दवाई मुझे दे देगा कि मैं सही हो जाऊंगा. तो उसकी एक क्रेडिबिलिटी है, उसकी एक क्रेडिबिलिटी है कि वो मुझे एक ऐसी दवाई देगा कि मैं जिससे सही हो जाऊंगा. मैं इस चीज का लेके उस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तो मतलब उसकी इतनी नॉलेज है. तो बेसिकली यही यहाँ पे बात की जा रही होती है कि स्पीकर की बात की जाए तो वो इस तरह से अपनी ऑडियंस को एक एंगेज कर रहा होता है कि इस तरह के क्योंकि उसकी ऑडियंस जानती है कि क्रेडिबिलिटी है इस पर्सन की. लाइक अगर आप अपने टीचर की बात करते हैं कि आपको पता है कि हमारे टीचर हमको सही बात बता रहे होंगे, जो भी पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे होंगे. ठीक है. तो ये एक बात होती है कि मेरा सोशल स्टेटस क्या है, मैं व्हाट पीपल थिंक्स अबाउट मी. ठीक है. मैं दोबारा से पहली अगर यहाँ पे अगर आप ये वाला पॉइंट देखते हैं कि a target real or perceived position in society in or in an organization also affect perception. ठीक है. ये चीज भी एक बहुत मैटर कर रही होती है. लाइक कि ऑन डे वन हम जब यूनिवर्सिटी आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि पता नहीं कैसा माहौल होगा, क्या होगा. बट जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो हमको अंदाजा होता है कि जो हमने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है. या हमने ये सोचा था कि यार ये सर ने तो लास्ट कोर्स में बहुत इजीली हमको पास कर दिया था, अब इस कोर्स को भी ऐसे ही निकाल लेंगे. बट दैट टाइम आपका परसेप्शन गलत हो जाता है. ठीक है. इस दफा जो टीचर जो है बहुत ज्यादा एक टाइट मार्किंग कर देते हैं. ठीक है. इस दफा आप लोगों का दाव नहीं चल पाता. ठीक है. तो सोशल परसेप्शन की वही वाली बात है कि लोगों के मुतालिक मैं क्या सोच रहा हूँ. अच्छा, उसके बाद जजिंग समवन ऑन द बेसिस ऑफ अवर परसेप्शन of the group to which he or she belongs. Generalization is not without advantages. It is means of simplifying a complex world and it permits us to maintain consistency. The problem of course is when we accurately stereotype. ठीक है. तो बेसिकली हम इसमें ये देख रहे होते हैं कि मतलब मैं ये देख रहा होता हूँ कि मैं किसी को जज कर रहा हूँ या उसके मुतालिक मैंने किसी भी ग्रुप के मुतालिक या किसी इंडिविजुअल के लिए मैंने एक परसेप्शन सेट कर लिया. अब मुझे वहां से कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा. ठीक है. अब मुझे अपनी कंसिस्टेंसी को एक मेंटेन करके रखना है. ठीक है. अब मसला क्या है कि हम स्टीरियोटाइप की बात करें. स्टीरियोटाइप लाइक के दकियानूसी लोग, पुराने ख्यालात के मालिक, जैसे हम अपने पेरेंट्स को या इनको कह रहे होते हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं पता, आप बहुत पुराने ख्यालात के. तो इट्स समथिंग लाइक द स्टीरियोटाइप. तो अब ये क्या आती है मसला कि हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड वहां पे हो क्या रहा होता है कि वहां पे ऐसा नहीं चल रहा होता. ठीक है. इन ऑर्गेनाइजेशन we frequently hear comments that represent stereotype based on gender, age, race, ethnicity, and even weight.
कि ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली हम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कमेंट्स सुन रहे होते हैं कि जो कि एक स्टीरियोटाइप मेंटालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जेंडर लाइक कि अगर हम अपनी सोसाइटी में बात करते हैं कि एक फीमेल की डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें कि फीमेल इफ अ फीमेल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं जी ये लड़की अच्छी नहीं है, ये जॉब कर रही है। बेसिकली ये दैट्स समथिंग लाइक द स्टीरियोटाइप थिंकिंग। अब ऐसा नहीं है, बट स्टीरियोटाइप थिंकिंग में ये सोच रहे थे एज जी अब तो इस लड़की की शादी नहीं हो सकती, इस लड़की की एज 30 हो गई है। व्हाट बुलशिट, मतलब ये एक रिप्रेजेंट है ना, मतलब हम इस चीज को देख रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। अगर हम बात करते हैं कि ये साहब की एज जी 50 साल से ज्यादा हो गई है, अब ये हमारे किसी काम के नहीं है। अगर रियलिटी की मैं बात करता हूँ, अगर हम रियलिटी में देखें, अब अगर उनकी एज 50 हो गई है तो आप ये भी तो देखेंगे उन्होंने 20 साल इस ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए। The precious 20 years of his life he gives to you, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर दिया। अब उनका एक्सपीरियंस, आप क्यों चाहते हैं कि वो हर दफा जो है शुएब अख्तर या सचिन तेंदुलकर ही बने रहें? एक्सपीरियंस भी तो कोई चीज है ना। आप हम उनके एक्सपीरियंस से क्यों नहीं फायदा उठा सकते? हम रेसेस की बात कर रहे होते हैं, लाइक लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट नेशनलिटीज की बात कर रहे होते हैं। इवन हम अपने यहाँ पे अगर बात करते हैं एक कंट्री में कि जी वो कराची में हैं या वो पंजाब से आए हैं या लाइक केपीके से आए हैं, बेसिकली रेस की बात आ रही है। या कुछ नहीं मिला तो जी यू आर ओवरवेट। यार आपको मेरे काम से मकसद मतलब होना चाहिए ना। व्हाई यू कंसिडर माय वेट? वेट से क्या ताल्लुक है? मैं तो काम करके दे रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे लंच फ्री दे रहे हैं तो मैं आपकी 2 रोटी ज्यादा खा रहा हूँ। तो बेसिकली ये कुछ मतलब हमारे पास जो है इस तरह के जो है वो एक जो है कुछ एक कमेंट्स जो है हम सुन रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। स्टीरियोटाइपिंग, बेसिकली स्टीरियोटाइप की अगर मैं बात करूं कि दकियानूसी या पुराने ख्यालात या मतलब एक छोटी सोच जिसको हम कह लें। अच्छा, फ्रॉम अ परसेप्चुअल स्टैंड पॉइंट, इफ पीपल एक्सपेक्ट if people expect to see these stereotype, that is what they will perceive, whether or not they are accurate। कि अब मैं इस चीज को देख रहा हूं कि मतलब जो लोग सोच रहे हैं मैं वैसा हूं नहीं। जितना लोगों ने लिया, मैंने आपके मुतालिक जितना कुछ सोच लिया है आप वैसे हैं नहीं। क्यों? मैं जब तक मैं आपसे डील नहीं करूंगा उस वक्त तक मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि आप कैसे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने आपको सेलेक्ट कैसे किया, मुझे सेलेक्ट कैसे किया? द रिक्रूटर्स जस्ट हायर मी टू टेक माय इंटरव्यू। अब उस आधे घंटे 1 घंटे के इंटरव्यू में वो मुझे पूरी तरह से एनालाइज नहीं कर सके। उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन में मैं आ गया। अब वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक ही दिन में सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन को चांद पे ले जाएगा। इमरान खान 1 साल में मुल्क को ऊपर ले जाएगा। बट सिचुएशन क्या हुई कि हम नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो गए। बट द थिंग इज, मेरा इस चीज से कि मैं बात ही नहीं करता कि वो अच्छा है या बुरा है, बट लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो क्रिएट हुई थी वो एक्सपेक्टेशन धड़ाम से नीचे आके गिर गई। ठीक है, कि जो मैं सोच रहा था, जो लोग सोच रहे थे, जो कौम सोच रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, वो एक्यूरेटली था ही नहीं। हमने जो परसीव किया था वो उसके एक्यूरेटली या उसके मुतवाजन था ही नहीं। तो सबसे बड़ी एक चीज ये होती है कि मतलब एक हम इन इन तमाम चीजों को भी कंसिडर कर रहे होते हैं। अच्छा, आप ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक ग्रिड या एक चार्ट मौजूद है कि जो कि थॉमस किलमैन का है कि कॉन्फ्लिक्ट मोड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, here you have the party's desire to satisfy own concern, party desire to satisfy other concern। ये अपने लिए और ये दूसरों के लिए। Here you can see cooperative, uncooperative, from left to right cooperative, and from left to right cooperative and from right to left uncooperative। अच्छा, from bottom to top assertive and top to bottom unassertive। अनकोऑपरेटिव की अगर बात करते हैं, अवॉइडेंट, निग्लेक्ट, इग्नोरेंट। क्लियर हो रही है मेरी बात? असर्टिव एंड अनअसर्टिव, यानी एक मैं जैसे असर्टिव की अगर मैं बात करता हूं,
कि एक गैर महफूज की अगर मैं बात करूं, मतलब महफूज नहीं है, या मतलब एक जिसे मैं एक और अगर आसान अल्फाज में अगर इसकी बात करूं कि मैं जिसको ओन नहीं कर रहा, मैं उसको कह सकता हूं असर्टिव लाइक के दावेदार कि जी नहीं ये मेरा काम है, मैं करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि अवॉइडेंट दोनों जगहों पे देखें बिल्कुल लो पर आ रहा है ना, एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस है ना, कि अनकोऑपरेटिव के साथ साथ वो अनअसर्टिव भी है, कि वो गैर महफूज भी है और अनकोऑपरेटिव है। होप टू सी कि इसको हम ऑर्गेनाइजेशन से बाहर देखेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखते हैं कि ये कोऑपरेटिव तो है बट अनअसर्टिव है, अकोमोडेटिव, ठीक है, कि मतलब एडजस्ट कर लेते हैं, कोऑपरेटिव तो है बट महफूज नहीं है ये। उसके बाद कोलैबोरेटिव, इंटीग्रेशन, ठीक है, कॉम्पिटिटिव, डोमिनेशन, कि अनकोऑपरेटिव है बट असर्टिव है। अच्छा, द बेस्ट इज शेयरिंग कॉम्प्रोमाइज, जो कि कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, इज द बेस्ट पर्सन, कि वो दूसरों के साथ लेके चल रहा है और खुद भी मैनेज कर रहा है, यानी शेयरिंग नेचर है, कॉम्प्रोमाइज नेचर है। कोलैबोरेटिव की अगर मैं बात करता हूं कि कोऑपरेटिव भी है, असर्टिव भी है, ये बहुत एक्सट्रीम पे चला गया, ठीक है। कोऑपरेटिव भी बहुत है और हर चीज को ओन करता है, ये डिसओन कर रहा है हर चीज को। यहाँ पे ये ओन तो कर रहा है बट अनकोऑपरेटिव है, दूसरों के साथ इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। अकोमोडेटिव है, कि कोऑपरेट तो कर रहा है बट मजा नहीं आ रहा। तो बेसिकली ये एक इसके अंदर एक ये चीज को क्लियर किया गया है कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट होते हैं, एंड द बेस्ट सिचुएशन इज द शेयरिंग नेचर। ये हमारी सबसे बेस्ट एक जैसे कह सकते हैं कि एक हमारा पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, कि शेयरिंग या कॉम्प्रोमाइज नेचर, ठीक है। दोबारा से मैं बता दूं कि पार्टी डिजायर टू सेटिस्फाई ओन कंसर्न, पार्टी डिजायर टू सेटिस्फाई अदर्स कंसर्न। यहाँ पे हम बात करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो अदर्स दूसरों की बात की गई है, और यहाँ पे अपनी बात की गई है। एक्स जो हमारे एक्स एक्सिस पे है हमारे अनकोऑपरेटिव एंड कोऑपरेटिव है, जबकि वाई एक्सिस पे अनअसर्टिव और असर्टिव है, ठीक है। यानी इट मींस के अनकोऑपरेटिव एंड अनडिजायरेबल, अनअसर्टिव, उसके बाद अनकोऑपरेटिव असर्टिव, कोऑपरेटिव अनअसर्टिव, cooperative and assertive, and here the moderate level, ना तो लो है ना तो हाई है, मॉडरेट लेवल, शेयरिंग नेचर, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर, ठीक है। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स की अगर बात की जाए, अकोमोडेटिंग की अगर हम बात करते हैं, जो हमने यहाँ पे जैसे बात करी है, हम अगर यहाँ पे बात करें तो मैं थोड़ा सा अगर हम इसको इन डेप्थ अगर देखने की अगर कोशिश करते हैं, अकोमोडेटिंग की अगर मैं बात करूं कि दिस इज व्हेन यू कोऑपरेट टू अ हाई डिग्री एंड इट मे बी एट योर ओन एक्सपेंस एंड एक्चुअली वर्क अगेंस्ट योर ओन गोल, ऑब्जेक्टिव एंड डिजायर्ड आउटकम। अकोमोडेटिंग क्या है कि बस आप कोऑपरेट किए जा रहे हैं, ठीक है, आपका अपना नुकसान हो रहा है, यू वर्क अगेंस्ट योर गोल, कि दूसरों के साथ कोऑपरेट तो कर रहे हैं बट गैर महफूज सी सूरत हाल है, गैर यकीनी सी सूरत हाल है, ठीक है। और आपके डिजायर्ड आउटकम आपके पास नहीं आ रहे। जब मैं अपने रास्ते पर ही नहीं हूं, मुझे जाना यहाँ से सदर है और मैं गुलशन वाला रोड पकड़ लूंगा, तो हाउ इज इट पॉसिबल मैं सदर पहुंच जाऊंगा? मैं तो डिग रोड पहुंच जाऊंगा। हाँ, अब वहां से आप कहेंगे कि घूम के शारा फैसल चले जाओ, बट मेरा ट्रैक तो चेंज हो गया, मेरा ट्रैक तो चेंज हो गया। मैं कर्टेसी में चला गया था कि जनाब ये मेरे दोस्त जा रहे हैं, मैं उधर चला जाता हूँ। अरे मुझे जाना ही नहीं था तो मैं गया क्यों? मैंने कॉपरेट कर दिया उनके साथ कि जी वो अकेले जा रहे थे, अपने काम की मैंने ऐसी की तैसी कर दी। क्लियर हुई मेरी बात? दिस अप्रोच इज इफेक्टिव व्हेन द अदर पार्टी इज द एक्सपर्ट और हैज अ बेटर सॉल्यूशन। इट कैन आल्सो बी इफेक्टिव फॉर प्रिजर्विंग फ्यूचर रिलेशन विद द अदर पार्टी। क्लियर हुई मेरी बात? कि आगे के लिए मैं अच्छे रिलेशन रख सकूं। समटाइम्स ऐसा भी तो होता है ना कि मेरा कस्टमर है, अब वो मुझसे कुछ कह रहा है जबकि मैं उसको कुछ देना चाह रहा हूं, बट एट द एंड मुझे उसकी माननी पड़ी। क्यों? ताकि वो मेरा फ्यूचर में भी कस्टमर ही रहे। ऐसा ना हो कि मैं इस दफा उसको भगा दिया तो आगे आया ही नहीं, इस दफा मुझसे ले गया अगली दफा आया ही नहीं। तो मैं एक कॉम्प्रोमाइजिंग या मैं जैसे कह लूं कि एक बस एक सिचुएशन में ऐसी क्रिएट कर लेता हूँ कि दिस अप्रोच इज इफेक्टिव व्हेन द अदर पार्टी इज एक्सपर्ट। या तो वो पार्टी एक्सपर्ट बहुत है कि वो मेरे साथ भी गाइड कर देगी और उसके पास कोई एक ऐसा सोल्यूशन होगा कि मैं जिसको अचीव, अपने गोल को भी अचीव कर सकूं।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अगर बात करते हैं अवॉइडिंग की, अगर मैं बात करूं, मैं अवॉइडिंग सिचुएशन की अगर मैं बात करता हूं, तो अवॉइडिंग सिचुएशन क्या है कि दिस इज व्हेन यू सिंपली अवॉइड द इशू। This is when you simply avoid the issue. You aren't helping the others party reach their goals and you aren't assertively pursuing your own. Avoiding कि ना मैं दूसरों की कोई मदद कर रहा हूं, ना मैं अपने काम में इंटरेस्ट रखता हूं। आसान अल्फाज में अगर बात की जाए, मैं अवॉइड कर रहा हूं तमाम चीजों को। मैं अब दूसरी पार्टी को भी हेल्प नहीं कर रहा कि वो अपने गोल तक पहुंच जाए, और ना मैं अपने आप को परसू कर रहा हूं। दिस वर्क when the issue is trivial or when you have no chance of winning. एट दैट स्टेज कोई चांस नहीं है कि मैं अपने गोल्स को अचीव कर लूं, क्योंकि आई हैव नो इंटरेस्ट। ना मैं दूसरे को सपोर्ट कर रहा हूं, ना मैं अपने गोल के ऊपर काम कर रहा हूं। जब मैं दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो मुझे सपोर्ट करेगा? पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो इट कैन ऑल्सो बी इफेक्टिव व्हेन द इशू वुड बी वेरी कॉस्टली। It's also very effective when the atmosphere is emotionally charged and you need to create some space. ठीक है, कोई एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि अब मुझे थोड़ा सा स्पेस देने के लिए ये काम करना पड़ रहा है, लाइक के मेरे कलीग्स मेरे अगेंस्ट हो गए, अब मुझे थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग, कि ताकि हालात नॉर्मल हो। आफ्टर दैट आई ज्वाइन देम। ठीक है, ये सिचुएशन भी इस तरह की, बट इट्स अ रेयर सिचुएशन। ठीक है, ये कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है, अदरवाइज सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। अच्छा जी। कोलैबोरेटिंग की अगर हम बात करते हैं, इस सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, दिस इज वेयर your partner or pair up with the other party to achieve both of your goals. This is how you break free of the win-loss paradigm and seek the win-win situation. ये win-win situation है कि आपका पार्टनर भी आपके साथ है और आप अपने ऊपर भी बहुत फोकस कर रहे हैं और उसके ऊपर भी बहुत फोकस कर रहे हैं। That is the win-win situation. यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि विल लूज या लूज लूज या लूज विन सिचुएशन होगी। अच्छा, this can be effective for complex scenarios where you need to find a novel situation. अच्छा, नोवेल सिचुएशन बेसिकली एक यूनिक या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को जैसे हम कह सकते हैं, हो सकती है कि लाइक आप जो रियलाइज कर रहे थे वो ऐसा नहीं हुआ, सिचुएशन चेंज हो गई, तो एक नोवेल सिचुएशन कह सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, नोवेल सॉल्यूशन। अच्छा, दिस कैन ऑल्सो मीन रीफ्रेमिंग द चैलेंज टू क्रिएट अ बिगर स्पेस एंड रूम फॉर एवरीबडीज आइडियाज। ठीक है। अच्छा, कंपीटिंग की बात करते हैं, दिस इज अ विन लूज सिचुएशन अप्रोच। कंपीटिंग की अगर बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अनकोऑपरेटिव बट असर्टिव, लूज विन सिचुएशन, विन लूज अप्रोच है ये। यू एक्ट इन अ वेरी असर्टिव वे टू अचीव योर गोल without seeking to cooperate with the other party and it may be at the expense of other party। कि मैं दूसरों से पूरी तरह से कॉपरेशन ले लूं और उनको मैं ठेंगा दिखा दूं एट दी एंड, कि मैं खुद तो कर गया बट दूसरा गया भाड़ में। तो बेसिकली ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसकी हमने जैसे बात करी कि इट्स अ विन लूज सिचुएशन, कि मैं तो जीत गया, बाकी बंदा जो है एक तरफ हो गया। कि लाइक मैंने अपने सीनियर मैंने अपनी टीम के साथ, मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, मैंने अपनी टीम के साथ मिलके काम किया। ठीक है, वो मुझे हर तरह से कोऑपरेट करते रहे, बट मैंने उनके साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया। एट द एंड
टारगेट्स तो अचीव हो गए, वो अपने टारगेट्स को अचीव तो पूरी तरह से ना कर सके, बट मैं अपने टारगेट्स को अचीव करने में कामयाब हूँ। तो बेसिकली ये एक अनएथिकल थिंग है। दूसरों से तो मैं पूरी तरह से काम ले रहा हूँ, उनको तमाम जो है वो मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, बट मैं क्या कर रहा हूँ उनके लिए? नथिंग। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहा। अच्छा, this approach may be appropriate for emergencies when time is of the essence or when you need quick decisive action and people are aware of and support the approach. अब ये किस सिचुएशन में, ये कुछ सिचुएशंस में वेरी करता है, लाइक इमरजेंसीज में, कि लाइक आपके पास टाइम बहुत कम है, आपके सबऑर्डिनेट भी समझते हैं कि आपके टारगेट्स पूरे नहीं हुए हैं, तो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि कर सके, बट दे अंडरस्टैंड द सिचुएशन, और वो उस सब सिचुएशन को या को सपोर्ट कर सकेंगे, इस अप्रोच को सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज दैट्स एन अनएथिकल थिंग। अच्छा अच्छा, दिस इज द लूज लूज सिनेरियो वेयर नाइदर पार्टी रियली अचीव्स व्हाट दे वांट। अच्छा, थोड़ी सी हम मिस्टेक कर गए थे। ये लूज लूज सिचुएशन है कि जिसमें कोई पार्टी कुछ भी नहीं ले पाती, कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते कि जी पहले आप वाली सिचुएशन। कि दिस रिक्वायर्स अ मॉडरेट लेवल ऑफ असर्टिवनेस एंड कोऑपरेशन। इट मे बी एप्रोप्रिएट फॉर सिनेरियोज वेयर यू नीड अ टेम्पररी सोल्यूशन और वेयर बोथ साइड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट गोल्स। हम अगर बात करते हैं इसके अंदर, तो हम ये देखते हैं कि इस जगह पे दोनों जो है इसको सीरियस नहीं ले रहे। इसके लिए इसके गोल इंपॉर्टेंट है और इसके लिए इसके गोल इंपॉर्टेंट है। अब दोनों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूं, ये मुझे सपोर्ट कर रहा है, बट वी aren't able to achieve anything. That's a lose lose situation और that's a bad thing. कॉम्प्रोमाइज करना अच्छा है, बट इन कुछ सिचुएशंस में ये अच्छा होता है कि जब हम, और ये टेम्परेरी सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अच्छा है कि जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करें, या हम ये देखें कि मतलब भाई गोल्स जो हैं हमारे कितने इंपॉर्टेंट्स हैं, या हम ये कहें कि इक्वली इंपॉर्टेंट हमारे गोल हैं, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। हम ये देखें कि एक जैसे काम करते हुए अगर हम अचीव कर सकते हैं अपने गोल, तो वी हैव टू अचीव, वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर। तो हम इसमें ये कह सकते हैं, ये हमारे पास ये कोलैबोरेटिव सिचुएशन जो है ना, ये अप्रोच जो है, ये हमारे पास सबसे अच्छी है। ये एक ये विन विन सिचुएशन है ना, कि एक ये इसके अंदर मतलब हम एक दूसरे से कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं, एफर्ट लेस होके काम, मतलब एफर्टली बहुत एफर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, इफेक्टिवली हम काम कर रहे हैं। वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं अगर एक चीज आपको इसके अंदर बताऊं, कि मैं किस तरह से जो है एक तमाम सिचुएशंस को हैंडल करके उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर रहा हूं। तो ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स हैं। हम आज के अपने इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कुछ नई चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और अपने इन तमाम जितने हमने टॉपिक्स को डिस्कस किया है, प्लीज़ इन सब को जो है रिव्यू करते रहिए। आपके एग्ज़ाम्स भी अब नज़दीक आते जा रहे हैं, और विल सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर। और किसी को कोई क्यूरी हो तो वो मुझसे बिल्कुल पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।